हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी वाली अनु मैम। और कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? एंड सो सॉरी कि आपको इतना ज़्यादा वेट करना पड़ा, क्योंकि पिछले 1 वीक से मेरी तबीयत बहुत 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 ख़राब थी। मतलब मे बी अगर आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा तो मैं बहुत मेरी तबीयत ख़राब थी। फिर भी जैसे-तैसे मैंने वो क्लास जो है वो कंप्लीट की थी। लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। मतलब मैं अपने बेड से उठ भी नहीं पा रही थी। इतना मुझे चक्कर, एंग्ज़ायटी फ़ीवर और बहुत कुछ हो रहा था। सो इसलिए फिर 2-3 दिन का ब्रेक लिया गया और अभी भी मीन्स ठीक है, रिकवर हो रही हूँ मैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बीमार हूँ। अब मैं ठीक हूँ, अब मैं रिकवर हो रही हूँ। हाँ, रिकवरी में 2-3 दिन लगेंगे, बट इट्स ओके, हम धीरे-धीरे अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली मैंने आपको बोला था कि सीटेट के लिए हम कुछ क्लासेस लेके आएँगे, जिसके अंदर आपका पूरा जो सिलेबस है वो कवर कराया जाएगा, राइट? तो अभी देखो, सीटेट के अंदर अगर मैं बेसिक समझ पा रही हूँ, जितना मैंने पीवाईक्यूज़ को समझा है, तो आपका वहाँ पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो आता है। तो पहले हम बायो को टैकल करेंगे, मतलब 1 से 2 वीडियो में हम बायो को कवर कर देंगे। उसके बाद 1 से 2 वीडियो में हम केमिस्ट्री को कवर कर देंगे, उसके बाद 1 से 2 वीडियो में हम फिज़िक्स को कवर कर देंगे। उसके बाद 1 से 2 वीडियो में हम आपका जो पेडागोजी वाला सेक्शन है, उसको भी कवर कर देंगे। मीन्स मैक्सिमम 8 टू 9 और मैक्सिमम 10 वीडियोज़ में आपका पूरा साइंस का जो सिलेबस है, मतलब 30 मार्क्स का जो सिलेबस है, उसको कवर किया जाएगा। देखो, कराने को हम इस पूरे सिलेबस को एक वीडियो में भी करा सकते हैं, मीन्स एक मैराथन वीडियो बना के और कंप्लीट करा सकते हैं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैंने आपको 2 घंटे पढ़ाया और आपको उस 2 घंटे में से अगर आपने 1 घंटा भी आपको याद रहेगी वो चीज़ें, तो वो बेटर है। अगर मैं आपको 6-7 घंटे पढ़ाऊँ और आपको कुछ भी समझ ना आए कि इतनी सारी चीज़ें हम एक साथ याद कैसे करें मैम, समझ नहीं आ रहा है, पीवाईक्यू कराओ या फिर कंटेंट कराओ। तो मेरे पास क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे बच्चों के मैसेज आए जो कि फिज़िक्स बैकग्राउंड से थे, जो कि केमिस्ट्री बैकग्राउंड से थे, जो कि मैथ्स के बैकग्राउंड से थे, कि मैम हमको बायो समझ नहीं आ रही है, हम कैसे टैकल करें? तो आज अ, ऑब्वियसली जो बच्चे बायो से हैं, उनको बायो पढ़ने की कोई नीड है नहीं, है ना? वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा बायो पढ़ चुके हैं। तो जो बच्चे फिज़िक्स से हैं, केमिस्ट्री से हैं, मैथ से हैं या फिर किसी और सब्जेक्ट से हैं और उनको बायो समझ नहीं आ रही है, स्पेशली फॉर द सीटेट, उनको उनके लिए ये लेक्चर बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैंने इसको इतना सिम्प्लीफ़ाई करने की कोशिश की, इतना सिम्प्लीफ़ाई करने की कोशिश की है कि अगर आप एक 4th-5th के बच्चों को भी ये पढ़ाओगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा, तो आपको क्यों नहीं आएगा, राइट? उसके साथ-साथ उसमें क्या मिल रहा है आपको, कॉन्सेप्ट और उसके सभी पीवाईक्यू, मतलब हम एक कॉन्सेप्ट करेंगे और उसके जितने भी पीवाईक्यू अभी तक आए हैं, सारे करेंगे। तो उससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या वो पेपर में आएगा या नहीं आएगा, राइट? तो बिल्कुल टू द पॉइंट, एकदम पेपर वाली पढ़ाई होगी, बिल्कुल भी हम इधर-उधर नहीं भटकेंगे, बिल्कुल हम बायोलॉजी की डीप नॉलेज में नहीं जाएँगे, जितना आपके पेपर के लिए ज़रूरी है सिर्फ़ उतना ही पढ़ेंगे, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम प्लांट्स वाला सेक्शन कवर कर रहे हैं, फिर इस वीडियो को आप कितना प्यार दोगे, कितना लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे, तो उस हिसाब से फिर मैं सेकंड लेक्चर भी जल्दी लेके आऊँगी आपके लिए, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस से स्टार्ट करते हैं हम, राइट? तो पानी पीजिए और स्टार्ट करते हैं। उसके साथ-साथ आपको क्या करना है, आपको एक ऐसे, मतलब कोई भी आप ऐसा एक डायरी टाइप का रखिए अपने पास, डायरी, नोटबुक व्हाटएवर इट इज़, और उसमें जो पॉइंट्स मैं आपको बोलूँ वो आपको ज़रूर नोट डाउन करने हैं, वो आपके पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए, मैं आपको सिर्फ़ कॉन्सेप्ट कराऊँगी और आपको खुद देखना है कि आप सारे क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करोगे, ठीक है? तो आज मैं आपको ये मैजिक दिखाती हूँ कि मैं आपको कॉन्सेप्ट कराऊँगी और क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, फोटोसिंथेसिस। चलिए, क्या हो रहा है इस पूरी प्रक्रिया में आप मुझे बताइए। मैं थोड़ा-थोड़ा हिंदी भी रखूँगी ताकि बच्चों को परेशानी ना हो, ठीक है? तो बाइलिंगुअल टाइप का इसको रखते हैं अपन। ओके, तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे हो रहा है फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है
लाइट से रिलेटेड, ठीक है? और सिंथेसिस मतलब कुछ बनाना। सो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाना बाय द प्लांट्स, ठीक है? तो जो हमारे प्यारे-प्यारे प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं, राइट? अब देखो ये प्लांट कर क्या रहा है, आपने क्या करना है, कुछ भी रटना नहीं है, सब कुछ मैं इतने प्यारे-प्यारे डायग्राम्स आपके लिए लेके आई हूँ, कि आपको कुछ भी रटना नहीं है, आपको सब कुछ आपके दिमाग में अपने आप फिट हो जाएगा, राइट? तो देखिए ये एक ग्रीन प्लांट है, ये आप देखिए ये क्या कर रहा है, वाटर को एब्ज़ॉर्ब कर रहा है, ये पूरा सॉइल है, सॉइल के अंदर से वाटर यानी कि H2O को जो है एब्ज़ॉर्ब किया जा रहा है, ऊपर भेजा जा रहा है। इस वाली लीफ के पास भेजा जा रहा है, राइट? यहाँ से CO2 इसके अंदर जा रही है, CO2 कहाँ से आ रही है? CO2 कहाँ से आ रही है? आप क्या कर रहे हो? एक्सहेल कर रहे हो। ये जो एक्सहेल हो रहा है वो क्या है? CO2 है, जो आप अंदर लेके जा रहे हो वो क्या है? ऑक्सीजन है, तो ये वहाँ से क्या आ रही है पूरी? CO2 आ रही है, यानी कि एटमॉस्फेयर से आ रही है CO2, राइट? सनलाइट, सूर्य देवता क्या दे रहे हैं? प्रकाश दे रहे हैं, बहुत सारा सनलाइट दे रहे हैं, राइट? तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पत्ते में यहाँ से CO2 लेके, यहाँ से वाटर लेके सनलाइट की प्रेज़ेंस में खाना बनाया जा रहा है, ग्लूकोज़ बनाया जा रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये ग्रीन प्लांट क्या करता है? CO2 एटमॉस्फेयर से लेता है, वाटर जो है वो सॉइल से लेता है, सनलाइट सूर्य देवता से लेता है और सबको मिला के क्या बना देता है? ग्लूकोज़ यानी कि खाना बना देता है और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलती है एज़ ए बाय प्रोडक्ट, जिसको हम यूज़ करते हैं एज़ हमारा रेस्पिरेशन के लिए, हमारा ब्रीथिंग के लिए। बिना ऑक्सीजन तो ब्रीथिंग हो ही नहीं सकती, तो हमारी ब्रीथिंग के लिए हम उस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। तो यही हमारा बेसिक कांसेप्ट है फोटोसिंथेसिस का। अब आपसे मैं आपको ये बताऊँगी हर स्लाइड से आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है, राइट? जैसे वो आपसे पूछ लेंगे कि फोटोसिंथेसिस अगर हम कर रहे हैं, तो हमें इनपुट्स में क्या चाहिए? इनपुट क्या होता है? मतलब हम हमें देना क्या पड़ रहा है फोटोसिंथेसिस कराने के लिए? आउटपुट का मतलब होता है हमें मिलता क्या है फोटोसिंथेसिस से? तो आप हमें बताइए कि क्या देना पड़ रहा है? आप खुद सोचिए, वाटर देना पड़ रहा है, CO2 देना पड़ रहा है, सनलाइट होना ज़रूरी है, मतलब ये तीनों फैक्टर जो है ये होने ज़रूरी है, इनकी वज़ह से फोटोसिंथेसिस होगी। दीज़ आर द इनपुट्स, ये इनपुट है जो देने पड़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, राइट? तो फिर से रिवाइज़ कीजिए क्या इनपुट्स हैं? वाटर इनपुट है, CO2 इनपुट है और सनलाइट इनपुट है। ओके, आउटपुट क्या है? हमें लास्ट में जाके मिल क्या रहा है? तो आप बोलोगे मैम ये फ्री ऑक्सीजन मिल रही है और साथ-साथ क्या मिल रहा है? ग्लूकोज़ मिल रहा है यानी कि खाना मिल रहा है, यानी कि हमें लास्ट में क्या मिलता है? हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। मतलब ग्लूकोज़ को आप कार्बोहाइड्रेट कह सकते हो। सो कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं और क्या मिलता है आपका? ऑक्सीजन मिलती है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपका आउटपुट, ये हो गया आपका इनपुट। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के इनपुट्स बताओ, फोटोसिंथेसिस के आउटपुट्स बताओ। ठीक है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिएक्शन स्टोर एनर्जी एज़ ग्लूकोज़, तो रिएक्शन में क्या किया जाता है? एनर्जी को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज़, ठीक है? अब जो रिएक्शन हमने वहाँ पे होती हुई देखी थी, उसको हम इक्वेशन की फॉर्म में देखेंगे। किसकी फॉर्म में? केमिस्ट्री की फॉर्म में, यानी कि इक्वेशन की फॉर्म में देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो 6 है, चलो इसको आप एक बार के लिए भूल जाओ। हम क्या कर रहे थे? CO2 और H2O को दे रहे थे। सनलाइट की प्रेज़ेंस में क्लोरोफिल जो ऑलरेडी प्रेज़ेंट होता है किसमें? ग्रीन लीव्स में, ठीक है? क्या बन रहा था? हमारा ग्लूकोज़ बन रहा था और क्या बन रहा था? ऑक्सीजन बन रहा था, यही तो प्रोसेस थी हमारी। तो अब आपको मुझे एक बात बतानी है कि क्या फोटोसिंथेसिस में आप एनर्जी दे रहे हो या एनर्जी बाहर निकल रही है? एनर्जी किसी भी फ़ॉर्म में हो सकती है। एनर्जी सनलाइट की फ़ॉर्म में हो सकती है, एनर्जी आपकी अ, एटीपी की फ़ॉर्म में हो सकती है। तो आप सोचिए कि इस प्रोसेस के अंदर, ये जो हमने प्रोसेस अभी कराई फोटोसिंथेसिस की, क्या इसके अंदर हमने एनर्जी देनी पड़ी या एनर्जी हमें बाहर निकलती दिखाई दी? हीट की फ़ॉर्म में हो सकती है एनर्जी, किसी भी फ़ॉर्म में हो सकती है एनर्जी। सोचिए, यही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्लास से बाहर नहीं जाना है हमें। क्या बोलोगे आप? बताइए। बट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमने एनर्जी दी है, किसकी फ़ॉर्म में? सनलाइट की फ़ॉर्म में। सनलाइट क्या है? एक तरह की एनर्जी ही तो है, राइट?
क्या है? एनर्जी ही तो है एक तरह की। तो हमने क्या किया? हमने इस प्रोसेस में एनर्जी दी, यानी कि ये प्रोसेस कैसी होगी? ये प्रोसेस आपकी एंडोथर्मिक होगी। कैसी होगी? एंडोथर्मिक होगी। ये आपके सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एंडोथर्मिक होती है या एक्सोथर्मिक होती है? देखो, एंडो का मतलब होता है इन, इन मतलब आपने एनर्जी दी है। एक्सो का मतलब होता है आउट, आउट मतलब एनर्जी बाहर निकली है, राइट? तो आप मुझे बताइए, ये जो प्रोसेस है, ये कैसी है? क्या ये एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है? क्या हमने एनर्जी दी है या एनर्जी बाहर निकली है? तो आप बोलोगे मैम हमने एनर्जी दी है। किसकी फॉर्म में दी है? सनलाइट की फॉर्म में दी है, राइट? तो प्रोसेस कैसी होगी? एंडोथर्मिक हो गई। कैसी होगी? एंडो, एंडो मतलब इन, अंदर। तो एंडोथर्मिक हो गई, ठीक है? तो हिंदी में बोलते हैं, मेरे को याद आ रहा है, रुको। को हिंदी में बोलते हैं को हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा, ऊष्मा मतलब एनर्जी, शोषी, शोषी मतलब एब्ज़ॉर्प्शन करने वाली। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है, जो फोटोसिंथेसिस है वो कैसा प्रोसेस है? वो एक तरह का आपका एंडोथर्मिक या हम कह सकते हैं ऊष्मा शोषी प्रोसेस है, राइट? ये बात याद रहेगी। तो अब आपने अपने जो नोटबुक मैंने बोला था आपको, उसमें क्या लिखना है? उसमें आपने यही लिखना है दैट फोटोसिंथेसिस इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसके अंदर हमें एनर्जी देनी पड़ती है। किस फॉर्म में? सनलाइट की फॉर्म में, राइट? अब मैं आपको एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। ध्यान से समझना है सब लोगों ने, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है कि सपोज़ कीजिए कि आपको अपनी लाइफ़ में कुछ काम करना है, राइट? आपको अपना घर का काम करना है, ऑफ़िस का काम करना है, आपको डेली लाइफ़ का कुछ भी काम करना है, एक्स, वाई, ज़ेड। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? तो आप बोलोगे मैम काम करने के लिए तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी के बिना काम नहीं होता, है ना? कभी हम लो एनर्जी फ़ील होते तो हम बोलते हैं कि हम काम नहीं कर सकते, हमारे अंदर एनर्जी नहीं है। तो ये एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी जो आप कहते रहते हो, ये एनर्जी आखिर है क्या? बताइए मुझे, ये एनर्जी आखिर है क्या? तो ये जो लोग आप लोग एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी करते रहते हो, ये एनर्जी को हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एटीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटीपी। एटीपी मतलब हमारी बॉडी का पैसा, ठीक है? जैसे हमारे अ, वॉलेट में हम कब तक शॉपिंग कर सकते हैं जब तक उसमें क्या है? पैसा है। वैसे ही हम कब तक एनर्जेटिक रह सकते हैं जब तक हमारी बॉडी में एटीपी है। जब हमारी बॉडी में एटीपी खत्म हो जाएँगे, हमारा एनर्जी लेवल लो हो जाएगा, राइट? ऐसा समझ सकते हैं आप। तो हमें काम करने के लिए एटीपी चाहिए। एटीपी बनता कैसे है? तो जैसे ही आप साँस लेते हो तो क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर जाता है, CO2 बाहर जाता है। ये तो 5वीं क्लास के बच्चों को भी पता है कि हम साँस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाता है और CO2 बाहर जाता है। ये ऑक्सीजन कहाँ जाता है? ये ऑक्सीजन जाता है आपके लंग्स में। लंग्स से ऑक्सीजन को किया क्या जाता है? वहाँ से इसको ब्लड पिक करता है। ब्लड इसको लेके कहाँ जाता है? आपके टिश्यूज़ में जाता है। टिश्यूज़ यानी कि सेल से बना हुआ एक डब्बा उसके पास जाता है और टिश्यूज़ यानी सेल में होता क्या है? सेल में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या कहते थे माइटोकॉन्ड्रिया को बचपन में? द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि पावर, पावर मतलब क्या? एनर्जी ना, जो एनर्जी बना सकता है। तो इसको हम क्या कहते थे माइटोकॉन्ड्रिया को? पावर हाउस ऑफ द सेल। अब तो ये क्वेश्चन ख़ैर पुराना हो गया है, पहले तो सीटेट में यही पूछ लेते थे कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? पावर हाउस का मतलब जहाँ पे एनर्जी का जनरेशन हो रहा है, राइट? उसी को तो पावर हाउस कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द आवर बॉडी, ठीक है? सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इस ऑक्सीजन को यूज़ करके क्या बना देता है? एटीपी बना देता है। वही एटीपी जिससे आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, राइट? ये आपकी बॉडी में हो रहा है। अब आप मुझे बताइए क्या प्लांट कुछ काम नहीं करते हैं? अरे! प्लांट तो इतना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, प्लांट खाना बना रहे हैं, वही खाना तो हम खा रहे हैं। तो प्लांट को एटीपी नहीं चाहिए क्या? आप बोलोगे मैम बिल्कुल चाहिए। तो प्लांट भी ये प्रोसेस करता है? बिल्कुल करता है। दैट मीन्स ये जो प्लांट है, ध्यान से समझना है आप, थोड़ा-सा कॉन्सेप्चुअल आता है आपके एग्ज़ाम में, आपको समझना पड़ेगा। दैट मीन्स सेम प्रोसेस प्लांट्स के साथ भी होता है। प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, तो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, CO2 को बाहर रिलीज़ करते हैं, ठीक है? ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, CO2 को बाहर रिलीज़ करते हैं। ये ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाती है।
जो क्या करता है एटीपी बनाता है, यानी कि इसके लिए एनर्जी बनाता है, प्लांट के लिए एनर्जी बनाता है, ठीक है? तो अब आप मुझे बताइए, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन, क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। तो आप मुझे बताइए कि क्या रेस्पिरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है या फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? क्या रेस्पिरेशन में एनर्जी देनी पड़ रही है या रेस्पिरेशन में एनर्जी बन रही है? सोचिए, क्या हो रहा है? तो आप बोलोगे मैम रेस्पिरेशन में एनर्जी बन रही है, किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या है? एनर्जी ही तो है, अभी तो मैंने आपको बताया था। दैट मीन्स रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर एटीपी यानी कि एनर्जी जो है वो बन रही है, उत्सर्जित हो रही है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये कैसी प्रोसेस है? एक तरह की एक्सो, एक्सो मतलब बाहर निकलना, तो एनर्जी इसमें बाहर निकल रही है। तो ये क्या है? ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, तो 2 बातें आपने याद करनी है। अब आपने अगर इतनी कहानी याद नहीं करनी, आप मत कीजिए, आप 2 बातें 2 लाइन याद कर लीजिए। 2 लाइन क्या है? कि फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उसके अंदर हमें एनर्जी देनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। बट जो आपकी रेस्पिरेशन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है? ये बात डन है? चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि आपसे अगर पूछे जाएँ इनपुट्स क्या है, तो आप इनपुट क्या बोलोगे? CO2 और वाटर है। ऑब्वियसली सनलाइट तो सूर्य देव से मिल रही है, तो उसमें तो हम क्या कर सकते हैं, है ना? आउटपुट क्या है? आउटपुट ग्लूकोज़ है और उसके साथ क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये क्या है? इनपुट्स है और आउटपुट्स है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, कहाँ पे होता है? तो आप ये देखिए पहले, इस पहले आप इस पे फ़ोकस कीजिए। ये क्या है? ये कोई ग्रीन प्लांट है, ठीक है? ये हमने इसका एक लीफ उठाया और इसको हम देखने चले गए अंदर से कि क्या-क्या है इसके अंदर, ऐसे माइक्रोस्कोप लगा के हम इसके अंदर घुस गए। तो हमें यहाँ पे एक किचन दिखा छोटा-सा, ये दिख रहा है आपको एक किचन? ये जो किचन है ना, यहीं पे खाना बनता है, जहाँ पे खाना बनता है उसको किचन ही तो बोलते हैं। तो इस पत्ते का जो किचन है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, मीन्स क्लोरोप्लास्ट वो जगह है जहाँ पे एक्चुअल ग्लूकोज़ बन रहा है, एक्चुअल खाना बन रहा है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ग्रीन प्लांट के अंदर एक्चुअल में खाना बनता कहाँ है? तो आपने बोलना है क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनता है, ठीक है? क्लोरोप्लास्ट इज़ द किचन ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स का क्या है? वो किचन है, वहाँ पे खाना बनता है। तो ये बात याद रह जाएगी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या बन रहा है? खाना बन रहा है। देखो मैंने आपको बनता हुआ भी दिखा दिया है। अब तो आपको याद होनी चाहिए। तो ये जो इतने सारे विजुअल्स डाले गए हैं सिर्फ़ इसलिए क्योंकि अगर मैं बिना विजुअल से आपको बोलूँ कि क्लोरोप्लास्ट में खाना बनता है, तो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि कहाँ है क्लोरोप्लास्ट, कहाँ बन रहा है खाना, हमें तो नहीं दिख रहा। तो अब मैंने आपको दिखा दिया, देखो ये तो हमें दिखता ही है, ये तो हमारे घर में लगे रहते हैं प्लांट्स। तो ये देखो इस प्लांट्स का ये पत्ता उठाओ और इसमें माइक्रोस्कोप लेके घुस जाओ, तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा, उसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। उसके अंदर ही क्या बनता है? खाना बनता है। बस यही बात आपको याद रखनी है कि प्लांट्स के अंदर खाना कहाँ बनता है, तो आप बोलोगे क्लोरोप्लास्ट में बनता है। डन? चलो जी। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है, मतलब ये जो पत्ते आपको ग्रीन दिखते हैं, क्यों दिखते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है? क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनेली है जहाँ पे क्या बनता है? जहाँ पे खाना बनता है, वो क्या है आपका? क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है? नाउ लाइट एनर्जी को किसमें चेंज कर दिया जाता है? केमिकल एनर्जी में। ये जो ग्लूकोज़ है इसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, एक एक इसका अपना एक फ़ॉर्मूला होता है, यानी ये एक केमिकल है। तो लाइट लाइट एनर्जी जो सूर्य से आ रही है लाइट एनर्जी, उसको किसमें कन्वर्ट किया जाता है? केमिकल एनर्जी में। तो आपको ये वाली बात भी याद रखनी है कि फोटोसिंथेसिस में जो कन्वर्जन है वो एनर्जी के किस फॉर्म से किस फॉर्म में हो रहा है? तो आप बोलोगे लाइट से केमिकल एनर्जी की फॉर्म में होना है हो रहा है, ठीक है? आगे लीव्स जो है यहाँ पे क्या है? ये लीव है और ये क्या करता है? ये लाइट को एब्ज़ॉर्ब करता है, ये तो आपको पता ही है। तो इस वाली साइड में आपको 3 बातें याद रखनी है। पहली बात है, जो ग्रीन कलर आपको दिखता है वो ड्यू टू किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। खाना कहाँ बनता है? क्लोरोप्लास्ट में बनता है। और जो एनर्जी का कन्वर्जन होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो लाइट से केमिकल फॉर्म में होता है। लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी के फॉर्म में होता है। ठीक है? डन? चलो अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा-सा और पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ऑक्सीजन अंदर आती है, CO2 बाहर जाती है, लेकिन कैसे? हमें तो नहीं दिखाई देती, मुझे भी नहीं दिखाई देती। आप लोगों को भी नहीं दिखाई देती होगी कि कैसे प्लांट के अंदर CO2 चली गई, कैसे ऑक्सीजन बाहर आ गई।
तो ये जाती कैसे? आपके अंदर थोड़ा ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। तो देखो ये जो आपको अभी लीफ दिखाए गए थे, ये जो आपको लीफ दिखाए थे, इनके ऊपर क्या होता है, ये जो है, इनके ऊपर छोटे-छोटे पोर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। इनके ऊपर क्या होते हैं, छोटे-छोटे पोर्स होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है? ये देखो, ये पूरा लीफ वाला ही एरिया है, इस पे छोटे-छोटे पोर्स हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। कभी ये स्टोमेटा मतलब ओपन रहते हैं, कभी ये क्लोज़ रहते हैं। जब ओपन रहते हैं, तो CO2 अंदर आती है, फोटोसिंथेसिस होती है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। अगर ये बंद है, तो ना CO2 बाहर जा सकती है, ना ऑक्सीजन बाहर जा सकती है, ना वाटर वेपर बाहर जा सकते हैं। तो स्टोमेटा का क्या रिलेशनशिप है? स्टोमेटा बेसिकली पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर, जो क्या करते हैं, गैसेज़ एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, जब वो ओपन रहते हैं। क्लोज़ रहेंगे तो ऑब्वियसली कुछ नहीं कर पाएँगे, तो फिर बंद ही है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? स्टोमेटा क्या करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग करते हैं, जिसकी वजह से गैसेज़ एक्सचेंज होती है, राइट? चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्टोमेटा ओपन व्हेन द गार्ड सेल बिकम टर्जिड। ये देखो, ये जो है, ये स्टोमेटा है, लेकिन इसके बाहर-बाहर जो है, ये दोनों क्या है, ये गार्ड सेल है। गार्ड क्या करते हैं? जो आपकी सोसाइटी के बाहर, आपके घर के बाहर जो गार्ड गार्ड भैया होते हैं, वो क्या करते हैं? वो उस जगह को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये गार्ड सेल जो है, जब इनके अंदर पानी भर जाता है, तो ये ऐसे फूल जाती है, देखो। ये मान लो ये वो पोर है, जिसके अंदर से गैसेज़ आ रही है, जा रही है, ठीक है? अब ये जो गार्ड सेल है, ये 2 मेरे हाथ जो है ना, ये गार्ड सेल है, ठीक है? तो जब इनके अंदर पानी भर जाता है, तो ये ऐसे फूल जाती है तो पोर ओपन हो जाता है और गैसेज़ एक्सचेंज हो जाता है। लेकिन जैसे ही पानी निकल जाता है, तो ये चिपक जाती है। ये देखो चिपक गई, तो अब क्या हो गया? बंद हो गया पोर, अब तो गैसेज़ एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ़ आपको ये बताया कि गार्ड सेल कैसे हेल्प करती हैं इनको ओपन होने में और क्लोज़ होने में। तो जब ये फूली रहेंगी, इनके अंदर पानी भरा रहेगा, तो पोर ओपन रहेगा, जब पानी निकल जाएगा तो ये ऐसे चिपक जाएँगी। चिपक जाएँगी तो जो आपका स्टोमेटा है वो क्या हो जाएगा? क्लोज़ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अ, ये आपने देख लिया कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन कैसे अफ़ेक्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है? CO2 जो है वो क्या है, यूज़ हो रही है और ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिलीज़ हो रही है। यही तो हम कह रहे थे फोटोसिंथेसिस के अंदर कि CO2 जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि आपका क्या है, ये देखो CO2 जो है वो अंदर जा रही है, यानी कि यूज़ हो रही है और ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल रही है। जबकि रेस्पिरेशन में इसका उल्टा होता है, रेस्पिरेशन तो हमारे जैसा ही होता है, जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं। हम क्या करते हैं, हम CO2 को बाहर लेके आते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेके आते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस एक-दूसरे के क्या है, अपोज़िट है, राइट? रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ होती है और CO2 क्या होती है, रिलीज़ होती है, ठीक है? अब देखो होता क्या है, अगर आप डे टाइम की बात करोगे, अगर आप डे टाइम की बात करोगे, डे टाइम के अंदर एक पेड़ के अंदर 2 प्रोसेस चल रही होंगी। पहली प्रोसेस चल रही है फोटोसिंथेसिस, दो दूसरी चल रही है रेस्पिरेशन, ठीक है? फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, आपका CO2 अंदर जा रहा है और ऑक्सीजन बाहर जा रहा है। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन में CO2 बाहर जा रहा है और ऑक्सीजन जो है वो अंदर जा रहा है, राइट? मतलब अपोजिट हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का रेट इतना ज़्यादा है कि रेस्पिरेशन को ओवरकम कर लिया जाता है। यानी कि हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, कि हमें ऑक्सीजन ही बाहर निकलती दिखेगी, ना कि CO2, ठीक है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रेट ही इतना ज़्यादा है, राइट? अब अगर आप नाइट की बात करोगे, नाइट में चलते हैं। नाइट में भी क्या हो रहा है? नाइट में फोटोसिंथेसिस होती है क्या? बताओ ज़रा मुझे। नाइट में फोटोसिंथेसिस होगी क्या? रात में फोटोसिंथेसिस होगी क्या? रात में सनलाइट आएगी क्या? आएगी? नहीं आएगी। तो फोटोसिंथेसिस तो रात में नहीं हो रहा है, लेकिन रेस्पिरेशन तो होगा, क्योंकि एनर्जी तो बनानी है। रेस्पिरेशन होगा तो क्या होगा? CO2 आपकी बाहर जाएगी और ऑक्सीजन क्या होगी? अंदर आएगी। तो इस केस में आपको CO2 बाहर निकलती दिखेगी, राइट? और ऑक्सीजन अंदर जाएगी, और तो यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो आपको समझा रहे हैं कि रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ये देखिए, डे टाइम में क्या हो रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रेट इतना ज़्यादा है, फोटोसिंथेसिस प्लांट में इतना ज़्यादा चल रहा है कि रेस्पिरेशन बहुत कम है। तो हमें जो नेट रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, कि ऑक्सीजन ही बाहर निकल रही है, जिसको हम साँस ले रहे हैं, राइट? लेकिन नाइट में क्या हो जाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस चल नहीं रही है विदाउट लाइट, तो अब रेस्पिरेशन चलेगा और CO2 हमें बाहर निकलती दिखेगी, ठीक है? तो इसलिए आपको मना किया जाता है कि रात को आपको किसी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि
वहाँ पे CO2 की कॉन्सन्ट्रेशन ज़्यादा है, आपको सफोकेशन होगी, आपको चक्कर आएँगे, आपको नींद नहीं आएगी और आपको रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है? सो दिस इज़ द रीज़न। मेरी दादी मुझे बोलती थी कि पेड़ के नीचे रात को भूत आते हैं, तो मुझे लगता था कि शायद सही बोलती हैं, पर फिर जब मैंने थोड़ा पढ़ा तो मुझे समझ आया कि नहीं भूत तो नहीं आते हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं आती है, ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आई कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है? फोटोसिंथेसिस के अंदर CO2 को यूज़ किया जाता है खाना बनाने के लिए और ऑक्सीजन जो है बाहर हमको दी जाती है साँस लेने के लिए। जबकि रेस्पिरेशन के अंदर क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन के अंदर नॉर्मल जैसे हमारे अंदर हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? हम CO2 को बाहर निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेके जा रहे हैं, सेम प्रोसेस हो रही है। क्योंकि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस इतना ज़्यादा चल रहा है कि रेस्पिरेशन ओवरकम हो जाता है, ठीक है? रेस्पिरेशन को ओवरकम कर लिया जाता है। नेट रिजल्ट जो है वो क्या दिखेगा? कि ऑक्सीजन ही बाहर निकल रही है। जबकि नाइट के अंदर क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं चलेगी, तब हमें CO2 बाहर निकलती दिखाई देगी। इसलिए हमें रात को किसी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ग्लूकोज़ तो बना लिया पेड़ ने, लेकिन उसको स्टोर कैसे करें? जैसे आपने देखा होगा जब कोई फसल को मतलब हार्वेस्ट कर लेते हैं, फसल को निकाल लेते हैं, गेहूँ को निकाल लेते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कि गेहूँ को वो खुला छोड़ दें, उससे बेटर क्या किया जाता है, गेहूँ को बोरियों में पैक करके रख दिया जाता है, स्टोरेज किया जाता है, राइट? तो स्टोरेज करने के लिए क्या किया जाता है, ग्लूकोज़ के पैकेट बना-बना के रख दिए जाते हैं। ये जो ग्लूकोज़ के पैकेट होते हैं, ग्लूकोज़ के पॉलीमर होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टार्च, ठीक है? तो ग्लूकोज़ को सेव करने की बजाय प्लांट क्या करता है, उसके पैकेट बना-बना के सेव कर लेता है, दैट मीन्स स्टार्च। तो आपसे पूछा जाएगा कि फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट जो है वो क्या स्टोर करते हैं? तो आपने बोलना है स्टार्च को स्टोर करते हैं क्योंकि ग्लूकोज़ के पैकेट बना-बना के स्टोर करते हैं। खाली ग्लूकोज़ नहीं करते। ऐसे कब तक करेंगे? प्लांट भी बहुत स्मार्ट है। आपको लगता है कि आप स्मार्ट हो, नहीं प्लांट बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। प्लांट क्या करते हैं? ग्लूकोज़ के पैकेट बना-बना के स्टार्च की फॉर्म में उनको क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। ठीक है? चलो ओके, ये एक आयोडीन टेस्ट है। इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या होता है। देखो, एक साइंटिस्ट को ये समझना था कि ये जो आपका ग्लूकोज़ है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कहीं ये ऑक्सीजन तो से तो नहीं बन रहा है? ऑक्सीजन फॉर्म्ड कन्वर्टेड इंटू स्टार्च। मतलब किसी ने बोल दिया कि ये जो ऑक्सीजन है ना, यही स्टार्च बनाती है। तो उन्होंने बोला कि चलो लेट्स सी देखते हैं। तो उन्होंने ये एक पत्ता था ना, इसको ऐसे कवर कर दिया थोड़ा-सा एल्यूमीनियम फॉयल से। एल्यूमीनियम फॉयल से इसको कवर कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे कोई गैसेज़ एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। जबकि रेस्ट ऑफ द पौधे पे क्या हो रहा था, फोटोसिंथेसिस हो रही थी। ठीक है? तो अब इन्होंने इसके ऊपर क्या किया, आयोडीन टेस्ट किया। आयोडीन को ऐसे ड्रॉप, 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 ड्रॉप डाली। आयोडीन क्या करता है, जहाँ पे भी उसको कार्बोहाइड्रेट दिखेगा, वो वहाँ पे क्या करेगा, ब्लू और ब्लैक कलर दिखा। तो यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर दिखाई दिया। इसका मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही थी, इसका मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही थी। दैट मीन्स ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ये बताता है कि ग्रीन लीफ जो होता है, सिर्फ़ उसी के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। अगर आपका ये वाला जो अगर आप इसको कवर कर दोगे, तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है? ओके। तो इफ स्टार्च इज़ अ स्टार्च अगर पौधे के अंदर है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हो रही है, तभी तो आयोडीन टेस्ट पॉज़िटिव आया है। तो आयोडीन टेस्ट क्या करता है, सॉल्यूशन के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है विद स्टार्च। अगर स्टार्च है, तो ब्लू ब्लैक कलर देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो ये जो इनकरेक्ट आइडिया था कि जो ऑक्सीजन है, वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है, ये इस आयोडीन टेस्ट ने क्या कर दिया, फेल कर दिया। तो आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ़ ये याद रखना है कि जो आयोडीन टेस्ट है, वो किसके लिए किया जाता है? स्टार्च के लिए किया जाता है और वो कैसा देता है, वो ब्लू ब्लैक कलर देता है, ठीक है? स्टार्च के साथ। डे टाइम में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है और नेट इफ़ेक्ट आपसे पूछा गया है, तो ये तो वही है कि जब ब्राइट डे टाइम होगा तो फोटोसिंथेसिस एकदम हाई पे चल रही होगी, रेस्पिरेशन नॉर्मली जैसे चलेगा वैसे चलेगा। तो गैसेज़ आउट कैसा दिखेगा? ऑक्सीजन दिखेगा, अभी तो हमने ये बात की क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेस्पिरेशन, ठीक है? अब नाइट में क्या हो जाएगा, नाइट में ये तो एब्सेंट ही हो जाएगी, सिर्फ़ ये चलेगा, तो आपको CO2 बाहर निकलती दिखेगी। सेम वही बात है, आपको सीटेट का लॉजिक क्या याद रखना है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ मोर देन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है? ओके, अब आपसे कुछ स्टेटमेंट पूछी जाएँगी इस पूरे चैप्टर को लेके, तो आपको वो स्टेटमेंट जो है याद करनी है, लिखनी है, जो आप इसको ठीक समझो,
वो स्टेटमेंट्स क्या है? पहली स्टेटमेंट, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी को क्या किया जाता है? एब्ज़ॉर्ब किया जाता है यानी कि एंडोथर्मिक है। जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है यानी कि एक्ज़ोथर्मिक है। ठीक है? दूसरा क्या है कि सोलर एनर्जी को, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? केमिकल एनर्जी में, ठीक है? तीसरी बात क्या है कि CO2 और वाटर क्या है? रॉ मटेरियल है, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, और जो रिलीज़ होता है वो क्या है? ऑक्सीजन है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो जो बनते हैं उसको स्टोर किया जाता है किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है? और दिन के टाइम पे क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज़ होती है क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेस्पिरेशन। तो अभी तक जो भी क्वेश्चन्स आए हैं वो सब बस इन्हीं 5 लाइन्स से ही आए हैं, उसके बाहर नहीं आए हैं। तो आपको बस ये 5 लाइन याद होनी चाहिए, तो आप फाट फोटोसिंथेसिस के जो भी क्वेश्चन्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हो, राइट? तो यही वो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रही थी कि दिन के टाइम पे देखो फोटोसिंथेसिस हो रहा है और रेस्पिरेशन भी हो रहा है, लेकिन फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है। लेकिन रात के टाइम पे क्यों आ गया? चंदा मामा आ गए, तो अब फोटोसिंथेसिस होगी नहीं। अब सिर्फ क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा। देखो ऑक्सीजन अंदर जा रही है, CO2 बाहर निकल रही है, जैसे हमारे अंदर होता है सेम वही। तो बस यही है। ओके, ये कुछ वन लाइनर है जो इस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? वन लाइनर जिनको हम बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस में एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब किया था यानी कि वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये इक्वेशन है, क्लोरोफिल जो है वो लाइट को कैप्चर करते हैं किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्योंकि वो प्लांट्स की रसोई है। स्टोमेटा ओपन होते हैं गार्ड सेल की वजह से क्योंकि वो टर्जिड यानी कि फूली हुई हो जाती हैं। CO2 एंटर करती है स्टोमेटा में और ऑक्सीजन और वाटर वेपर जो है बाहर आते हैं। ग्लूकोज़ जो है उसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। डे टाइम में रेस्पिरेशन का रेट जो है वो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का रेट जो है बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेस्पिरेशन। तो मैं 1 मिनट के लिए क्या कर रही हूँ, अपने आप को गायब कर रही हूँ, और अगर आप चाहते हैं तो आप इस पूरे स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे लाइनर जो भी आपको चाहिए वो सब है इसके अंदर, इस पर्टिकुलर चैप्टर को लेके। चलिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको सॉल्व करने हैं पीवाईक्यू, ठीक है? कोई मॉक टेस्ट नहीं, कुछ नहीं, आज सीधा पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, और सॉल्व भी कौन करेगा? आप लोग करोगे, मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगी। ये सभी पीवाईक्यू है, इसमें से कुछ भी मॉक-वॉक कुछ नहीं है, सबके सब पीवाईक्यू है और आपको खुद ही सॉल्व करना है, ठीक है? फोटोसिंथेसिस के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, वो आपके सामने हैं। मैं पहला क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। आपको बिल्कुल ये मेरे पे डिपेंडेंसी नहीं होनी है, अपने पास एक पेन रखिए और एक पेज रखिए और अपना पेपर जो है वो खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है? चलिए, मैं पढ़ के थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे हमें 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और हमसे पूछा गया है कि कौन-सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन-सी गलत है, राइट? स्टेटमेंट फर्स्ट, फोटोसिंथेसिस इज़ ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि फोटोसिंथेसिस एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। जबकि रेस्पिरेशन इज़ एन एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन, एक्ज़ोथर्मिक यानी रेस्पिरेशन, श्वसन जो है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो आपको बताना है कि सिर्फ़ पहला स्टेटमेंट ठीक है, सिर्फ़ दूसरा ठीक है, पहला और दूसरा ठीक है, पहला और दूसरा दोनों ही गलत है। तो चलिए आप मुझे आंसर कीजिए, या आप अपने वीडियो को अभी पॉज़ कीजिए, आंसर टाइप कीजिए, क्वेश्चन 1 आंसर ऐसे कर दीजिए, मैं समझ जाऊँगी, ठीक है? तो हम इनको नाम भी दे लेते हैं। तो दिस इज़ द क्वेश्चन 1, दिस इज़ द आज आपको सारे क्वेश्चन्स के आंसर देने हैं, ठीक है? अगर आप सारे क्वेश्चन्स के आंसर दोगे तभी मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँगी। तो क्वेश्चन 1 का आंसर होने वाला है क्या? नहीं तो अभी हमने इतना ज़्यादा याद किया कि फोटोसिंथेसिस के अंदर हम एनर्जी देते हैं, किस फॉर्म में? सनलाइट की फॉर्म में। जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनर्जी बाहर निकलती है, किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। तो दोनों बातें सही हैं, यानी कि 1 एंड 2 दोनों ही क्या है? ट्रू हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, नो चेंज, बिल्कुल चेंज नहीं, एकदम सेम क्वेश्चन।
सोलर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। आपको बताना है कि फोटोसिंथेसिस के रिस्पेक्ट में क्या चीज़ ट्रू है, क्या चीज़ सत्य कथन कौन-सा है, ठीक है? तो क्या सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज किया जाता है? पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, CO2 और वाटर यूज़ होते हैं एज़ रॉ प्रोडक्ट। तीसरा, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। कितने ईज़ी क्वेश्चन्स हैं। क्या डरना है बताओ इससे? इसमें क्या बायो है? तो आप बोलोगे ये तीनों बातें क्या एकदम सही हैं। सोलर एनर्जी भी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, CO2 और वाटर यूज़ होते हैं एज़ रॉ प्रोडक्ट और ऑक्सीजन ही रिलीज़ होती है, ठीक है? तो 1, 2 एंड 3 ऑल सभी ठीक बातें हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्च इन लीफ, लीफ के अंदर स्टार्च है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हुई है। अभी हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था। अगर आप क्या करोगे, एक लीफ को लीफ गुलाबी कलर का कब से होने लग गया? सुंदर बनाऊँगी अब। ये लीफ है, आपने ये लीफ लिया और आपने क्या किया इसको आपने ऐसे ये जो आपको ऑरेंज दिख रहा है, ऑरेंज वाले को आपने कवर कर दिया किसी पट्टी से, किसी एल्यूमीनियम फॉयल से आपने इसको कवर कर दिया, ठीक है? अब थोड़े दिन बाद आपने क्या किया, थोड़े टाइम बाद आपने क्या किया, इसके ऊपर आयोडीन का टेस्ट किया। आयोडीन के टेस्ट से समझ आया कि यहाँ पे आयोडीन जो है वो प्रेज़ेंट है, यहाँ पे ब्लैक ब्लू कलर हुआ है, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ है। नो, इसका मतलब कि जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी, वहीं पे स्टार्च बनेगा, ठीक है? जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, वहाँ पे स्टार्च कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीजन फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन जो बनती है इज़ कन्वर्टेड इंटू द स्टार्च, क्या वो स्टार्च के अंदर कन्वर्ट होती है? तो फिर जो रिलीज़ होती है वो क्या होती है? क्या ग्लूकोज़ रिलीज़ हो जाता है? तो आप बोलोगे नहीं, जो कन्वर्ट होता है वो ग्लूकोज़ होता है, जो स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीजन तो रिलीज़ होती है जिससे हम साँस लेते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ऑक्सीजन फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज़ कन्वर्टेड इंटू द स्टार्च। जो ऑक्सीजन बनती है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये तो गलत बात है। तो रीज़न जो है वो गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन असर्शन वाली बात जो है ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ रॉन्ग। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ रॉन्ग। सेम क्वेश्चन। मैंने किसी को ये कहते सुना था कि नहीं अब सीटेट का पेपर बहुत टफ हो गया है, अब क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, तो पीवाईक्यू करने का क्या फ़ायदा? तो ये उनके लिए भी है। आप देख रहे हो 2 क्वेश्चन एकदम सेम, 2 क्वेश्चन एकदम सेम। स्टेटमेंट्स भी चेंज नहीं हुई है, स्टेटमेंट्स भी चेंज नहीं हुई है। इतना ज़्यादा मतलब क्या ही है, देखो स्टार्च इन द लीफ, अगर लीफ के अंदर स्टार्च है इसका मतलब लीफ के अंदर अगर ग्लूकोज़ है इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हुई है, बिल्कुल बात ठीक है। कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्ड इन द फोटोसिंथेसिस इज कन्वर्टेड इनटू द स्टार्च, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन नहीं कन्वर्ट होती, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो के क्या बनाते हैं, स्टार्च बनवा लेते हैं। जोड़-जोड़ के क्या बनते थे, ये देखो ग्लूकोज, 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 ग्लूकोज आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, स्टार्च की एक पूरी बोरी बना लेते हैं, ठीक है? गेहूँ, 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 गेहूँ जुड़ के आपस में क्या बनाते हैं, गेहूँ की पूरी बोरी बना लेते हैं। वही ये बोल रहे हैं कि ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज जोड़ के पूरा एक स्टार्च बना लेते हैं। तो ग्लूकोज ही कन्वर्ट हो रहा है स्टार्च में, ऑक्सीजन तो कन्वर्ट नहीं हो रही है। यानी कि इस बार आपका ए और आर दोनों ठीक है, दोनों करेक्ट है। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ये देखो रिपीट ही तो है और क्या है? नहीं, एक और क्वेश्चन है इसको भी करते हैं। ग्रीन प्लांट्स अपीयर टू बी रिलीज़ ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे टाइम, जो ग्रीन प्लांट है, वो दिन में हमें ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि वो ऑक्सीजन जो है उसको छोड़ रहे हैं, ना कि CO2 को? क्योंकि रेस्पिरेशन तो दिन में भी चल रहा होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक बार मैं फिर से बताती हूँ, देखो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या हो रहा है, CO2 को लिया जाता है अंदर खाना बनाने के लिए और ऑक्सीजन को एज़ ए बाय प्रोडक्ट बाहर छोड़ दिया जाता है। जबकि रेस्पिरेशन के अंदर साँस लेने की प्रक्रिया ऐसे समझो आप, साँस कैसे लेते हो आप लोग?
तो आप लोग CO2 को बाहर छोड़ते हो और ऑक्सीजन को अंदर लेते हो, प्लांट भी यही करते हैं। तो दिन के टाइम पे हमें ये क्यों प्रतीत होता है कि सिर्फ़ ऑक्सीजन ही बाहर आ रही है, जबकि बाहर तो CO2 भी आ रही है। तो मैंने आपको इसका रीज़न बताया था। बताइए आप? क्योंकि दे डू नॉट रिस्पायर, क्योंकि वो रेस्पिरेशन ही नहीं करते, दिन में उनको एनर्जी ही नहीं चाहिए, क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा होता है रेस्पिरेशन से, ठीक है? दे कैन कैरी आउट ओनली फोटोसिंथेसिस, दिन में सिर्फ़ फोटोसिंथेसिस ही होता है। CO2 बनती है लेकिन स्टोर हो जाती है। तो कौन-सा सही है? जितना आपने मुझे बोलते हुए सुन लिया, तो अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आया है, तो आप आँख बंद करके भी क्या क्या ऑप्शन लगाओगे? कि दिन के अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेस्पिरेशन, इसलिए हमें क्या होता है, ऑक्सीजन ही निकलती हुई प्रतीत होती है, ना कि CO2, ठीक है? तो ये कुछ क्वेश्चन्स थे, देखो सिर्फ़ जो एरिया हमने कवर किया वहीं से क्वेश्चन्स आए और कहीं से क्वेश्चन्स नहीं आए। तो मैं अगेन आपको वही कह रही हूँ कि अगर हमारा सिलेबस इतना ज़्यादा है, मान लिया मैंने कि हमारा सिलेबस इतना ज़्यादा है, लेकिन पीवाईक्यू की समझ से, पीवाईक्यू के एनालिसिस से हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो तो सिर्फ़ इस एरिया से पूछे जा रहे हैं, तो हम ये क्यों पढ़ें? अभी क्यों पढ़ें एटलीस्ट? पेपर के लिए क्यों पढ़ें? और जिन स्पेशली वो बच्चे जो बहुत सफ़र कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, अगर कोई मुझे आज बोलेगा कि आप मैथ्स पढ़ लो, तो मेरे से नहीं हो पाएगा यार, मैं नहीं कर पाऊँगी। मेरा जो एक्सपर्टीज़ है वो बायो है। बायो मैं चाहे पीएचडी की पढ़ लूँ, लेकिन कोई दूसरा सब्जेक्ट अगर पढ़ने को बोल दिया जाए तो किसी को भी बर्डन फ़ील होगा, किसी को भी लगेगा कि क्यों पढ़ें हम इतना ज़्यादा। तो बस मैं आपकी यही हेल्प कर रही हूँ कि आपको हम सिर्फ़ उतना ही पढ़ाएँगे कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँ। दैट्स द अ अ, मोटिव, दैट्स द मोटिव। तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हुए? चलिए अब एक और नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको करते हैं हम। हमने फोटोसिंथेसिस कर लिया, उसके बाद हम डिजीज़ करते हैं। चलो छोटा-सा टॉपिक है डिजीज़, इसको भी फिनिश करते हैं। अब आपको तो ऐसा लगता है कि आप ही बीमार होते हो और बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, दवाइयाँ लेते हो, ठीक हो जाते हो। लेकिन प्लांट भी बीमार होते हैं और वो तो डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाते, तो डॉक्टर को ही उनके पास आना पड़ता है। मतलब आप ही उनके डॉक्टर हो ना, आपको ही अपने प्लांट को टाइम पे पेस्टिसाइड देना और उनको अ, इंसेक्टिसाइड देना और इन सब चीज़ों से फ्री रखना, उनकी अच्छी केयर करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है, जो भी प्लांट लगाते हैं मतलब। तो उनका पालन-पोषण करना आपकी ज़िम्मेदारी होती है। दैट मीन्स हर कोई डॉक्टर है, मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि प्लांट तो सबके घर में है, तो हर कोई अपनी प्लांट की देख-रेख करता ही है, राइट? तो चलो प्लांट की डिजीज़ पे बात करते हैं। क्या होती है प्लांट की डिजीज़? डिजीज़ मतलब बीमारी, ठीक है? ए प्लांट डिजीज़ इज़ एन एब्नॉर्मल कंडीशन इन प्लांट। अगर प्लांट नॉर्मल जैसा नहीं दिख रहा है, तो वो डिजीज़ वाला है, ठीक है? क्या सिम्पटम आपको कैसे पता चलेगा कि आपका प्लांट बीमार है? अगर आपके प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, सूख जाता है पौधा, ठीक है? अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है, आप बोलो कि मैम मुझे नहीं पता चल रहा, फोटोसिंथेसिस होती हुई नहीं दिख रही। दैट मीन्स वो सूख जाता है, उसके पत्ते सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं, येलोइश हो जाते हैं, ब्राउनिश हो जाते हैं। प्लांट को देखते ही आप बता दोगे कि प्लांट में क्या दिक्कत है, ठीक है? तो अपीयरेंस से और यील्डिंग से, अपीयरेंस मतलब दिखने से और यील्डिंग मतलब उसकी ग्रोथ रुक गई है, तो वो पौधे में कुछ गड़बड़ है, ठीक है? तो सिम्पटम्स क्या है? विज़िबल ऐसे होगा, आपको स्पॉट्स नज़र आएँगे पत्तों पे छोटे-छोटे, रेड हो सकते हैं, ब्राउनिश हो सकते हैं, येलोइश हो सकते हैं। मोज़ाइक पैटर्न दिखाई देगा, मोज़ाइक पैटर्न का मतलब है एक लीफ है, ये थोड़ा-सा ग्रीन है, उसके बाद कैसा हो गया है, ब्राउनिश हो गया है, फिर ग्रीन है, फिर ब्राउनिश हो गया है, तो इस तरह की लीव्स दिखाई देंगी। विल्टिंग हो जाएगी, यानी कि पत्ते जो है अपने आप मुरझा जाएँगे और क्या हो जाएगी, ग्रोथ जो है उस पौधे की रुक जाएगी। तो ये कुछ सिम्पटम्स है कि पौधा क्या है, बीमार है, आपका प्लांट जो है वो बीमार है। रीज़न क्या-क्या हो सकते हैं? हो सकता है कोई ऑर्गेनिज़्म है जो उसको, कोई वायरल हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई फंगस हो सकती है, ठीक है? जो उसको बीमार कर रही है। एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे डिजीज़ जो है वो स्प्रेड हो सकती है। कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, उसको प्रॉपर हाइजीन यानी कि उसकी ध्यान रखना है, रेज़िस्टेंट वैराइटीज़ को लगाना है, वेक्टर कंट्रोल करना है और हमें
जो है क्रॉप जो प्रैक्टिस है मतलब जो भी खेती की जो भी प्रैक्टिस है वो आपको सीखनी पड़ेगी कि कैसे एक पौधे की रेयरिंग की जाती है, कैसे एक पौधे को पालन-पोषण किया जाता है, ठीक है? तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा। जैसे हमारे बालकनी में कितने होते हैं 4, 5, 6 पौधे होते हैं और हम उनका भी ध्यान नहीं रख पाते हैं, कभी वो सूख जाते हैं, कभी उनको कोई डिजीज़ हो जाती है, हमको पता भी नहीं चलता है। लेकिन अगर आप एक एक फार्मर को देखोगे तो उसके जो खेत है उसमें कितने पौधे होते हैं और वो सारे पौधे ग्रो करते हैं, वो उनका ध्यान रखता है। तो ये जो प्रैक्टिस है ये आपको सीखनी पड़ती है ना? तो ये आपको सीखनी पड़ेगी अगर आपको अपने घर में भी अच्छे तरह से पौधे को ग्रो करना है तो। चलो तो इस वाले पेज से आपके पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि बीमार पौधे को देख के कैसे पता लगाओगे? तो आप बता दोगे कि ये सिम्पटम हो सकते हैं, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसके ऊपर स्पॉट्स आ जाएँगे, वो जो है विल्टिंग हो जाएगी, विल्टिंग मतलब पत्ता जो है मुरझा जाएगा, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो ये सब रीज़न है, ठीक है? अब आपके पेपर में जो आज तक क्वेश्चन आए हुए हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, 3 ही क्वेश्चन आए हुए हैं जो बार-बार रिपीट आए हुए हैं, ठीक है? तो वो यही है कि डिजीज़ कौन कॉज़ कर रहा है, तो डिजीज़ बैक्टीरिया कॉज़ कर सकते हैं, ये देखो इस तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकती है, इस तरह की फंजाई हो सकती है, वायरस है तो ये वायरस हो सकता है, प्रोटोज़ोआन है तो ये प्रोटोज़ोआन हो सकता है। मतलब इन चारों में से यही वो चारों हैं जो सबको डिजीज़ कॉज़ करते हैं, चाहे हम हों या फिर प्लांट्स हो, कोई भी हो, ठीक है? तो बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोज़ोआन ये चारों क्या कर सकते हैं, कोई डिजीज़ कॉज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये कॉज़ेगेटिव है। अब हमारे जो पेपर में आती है वो ये 3 बीमारियाँ आती हैं और इनसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन-सी बीमारी जो है कोई वायरस की वज़ह से हो रही है, कौन-सी बीमारी फंगस की वज़ह से हो रही है, कौन-सी बीमारी जो है किसी बैक्टीरिया की वज़ह से हो रही है। तो ये देखो पहले आप इस प्लांट को, ये एक पौधा है, इसके अंदर आपको ऐसे येलो स्पॉट्स दिख रहे हैं, इसके जो लीव्स हैं, उसके ऊपर आपको ऐसे छोटे-छोटे येलो डॉट्स दिख रहे हैं। ये देखो, ये छोटे-छोटे येलो डॉट्स दिख रहे हैं, इसको आप बोल रहे हो सीट्रस सैंकर, ठीक है? इसको आप क्या बोल रहे हो सीट्रस सैंकर, ये एक तरह का बैक्टीरियल डिज़ीज़ को शो कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे आप देखो ये जो पत्ता है इसमें क्या हो रहा है मोज़ाइक पैटर्न आ गया है, कहीं-कहीं पे ये थोड़ा-सा आपको ग्रीन दिख रहा है लेकिन बाकी में क्या है मोस्टली ये ब्राउन है, ठीक है? तो ब्राउन पैच आ गया, रेड कलर के पेस्ट आ गए, इसको हम बोलते हैं रस्ट ऑफ व्हीट, ऐसा लग रहा है कि जो व्हीट है यानी कि जो गेहूँ की फसल है उसपे क्या लग गया है, जंग लग गया है, रस्ट ऑफ व्हीट बोलते हैं इसको देखो, रस्ट ऑफ व्हीट बोलते हैं। ये देखो ये येलो मोज़ाइक है, ये लीफ आपको थोड़ा-सा ग्रीन दिख रहा है, थोड़ा-सा येलो दिख रहा है, थोड़ा-सा ग्रीन दिख रहा है, थोड़ा-सा येलो दिख रहा है। ठीक है? तो ये 3 डिजीज़ हैं जो आपसे बार-बार पूछी जाती हैं। सिट्रस हो गया, व्हीट रस्ट ऑफ व्हीट हो गया और येलो मोज़ाइक हो गया। तो अब आपको क्या याद रखना है, ये जो टेबल है, दिस इज़ द टेबल जो आपके पेपर में आएगी। ये पूरे चैप्टर में से अगर आपको कुछ पढ़ना है, तो ये टेबल पढ़ना है। थोड़े-से डायग्राम मुझे आपको दिखाने थे, ताकि आपको इमेजिन हो पाए कि प्लांट्स में डिजीज़ कैसी होती है। ठीक है? तो प्लांट्स में डिजीज़ होती है, तो वो इस तरह की दिखती है। लेकिन आपके पेपर में ये सब नहीं आएगा कि ये आपको दे दिया फ़ोटो कि ये क्या है, ये नहीं आएगा। आपके पेपर में आएगा कि ये जो सिट्रस सेंटर है, ये आप किसकी वजह से फैलता है, तो ये एक तरह का बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। रस्ट ऑफ व्हीट जो है, ये फंजाई की वजह से फैलती है। येलो मोज़ाइक जो है, ये क्या है, वायरस है। ये क्या है, वायरस है। तो आपने बस ये 3 बातें याद रखनी है कि इसमें से क्या है, सिट्रस है जो है, वो है एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। रेस्ट ऑफ व्हीट जो है वो फंजाई की वजह से होती है और येलो मोज़ेक जो है वो क्या है वायरस है, ठीक है? तो अभी-अभी आप मुझे अभी जस्ट आपको क्या करना है इसमें याद करना है इन तीनों डिजीज़ को और इनके कॉन्ज़्यूगेटिव ग्रुप को, ठीक है? तो याद कीजिए, जल्दी याद कीजिए अभी के अभी। याद करो, लिखो व्हाटएवर मतलब ये जो 6 वर्ड्स आपको यहाँ दिख रहे हैं ये आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है? थोड़ा आगे बढ़ें? बस अब यही है कि ये जो सिट्रस है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है इसके बारे में। कॉन्जुगेटिव क्या है? बैक्टीरिया है। कॉमन सिम्पटम क्या है? आपको दिखाई दिए मैंने कि जो लीव्स है उसके ऊपर क्या हो जाएँगे ऐसे-ऐसे डॉट्स हो जाएँगे, ठीक है? स्प्रेड होता है ये और कंट्रोल क्या है आप डिजीज़ फ्री प्लांट यूज़ करो, ठीक है? उसके बाद रस्ट ऑफ व्हीट है तो ये क्या है फंजाई की वजह से होता है। उसके बाद येलो मोज़ेक है ये वायरस की वजह से होता है, इतना ही याद करना है आपने। फिर उसके बाद जैसे ये प्लांट्स में फैलाते हैं वैसे ये क्या करते हैं ह्यूमन में भी डिजीज़ कॉज़ करते हैं। जैसे कि टाइफाइड जो है वो एक बैक्टीरिया कॉज़ करता है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वज़ह से होता है, ठीक है? तो टाइफाइड जो है वो एक बैक्टीरिया की वज़ह से होता है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वज़ह से होता है। मीज़ेल्स जो है वो एक वायरस की वज़ह से होता है, जो कि एयर ड्रॉपलेट की वज़ह से जो होता है ना छी ऐसे वाला भी होता है। तो मलेरिया जो है वो क्या है, वो एक प्रोटोज़ोआन की वज़ह से होता है, जो कि मॉस्किटो बाइट की वज़ह से होता है, मतलब मॉस्किटो उसका वेक्टर होता है।
तो आपको पता है कि जो मॉस्किटो है उसमें मेल मॉस्किटो या फिर फीमेल मॉस्किटो जो है वो मलेरिया फैलाती है? तो मैं आपको बताती हूँ कि मेल मॉस्किटो बेचारे इतने इनोसेंट होते हैं कि वो खून पीते ही नहीं हैं। जो खून पीने वाली होती हैं, वो कौन होती हैं? वो फीमेल मॉस्किटोज़ होती हैं, ठीक है? तो मेल वाले बेचारे अपने फूलों पे जाते हैं, वही नेक्टर-वेक्टर जो भी उन्हें मिलता है फूलों का रस, उसको खा पी के अपना सही रहते हैं। लेकिन जो फीमेल है, वो आती है खून पीने के लिए और फिर वो बीमारी मलेरिया कोज़ करके जाती है, ठीक है? तो ये भी याद रखना है आपने कि फीमेल एनाफ़िलीज़ वाली दीदी जो है ना, वो आती हैं और वो ही हमें मलेरिया कोज़ करके जाती है। तो 3 बातें आपने वहाँ याद रखी थी, ठीक है? 3 बातें आपने याद याद रखनी है कि टाइफाइड एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, मिसेलिस वायरस की वजह से होता है और मलेरिया तो प्रोटोज़ोआन की वजह से होता है। मलेरिया का जो वेक्टर है यानी कि एक-दूसरे से फैलाने वाला जो है वो क्या है? एक मॉस्किटो है जो कि फीमेल है, ठीक है? तो ये बातें आपने याद रखनी है। एक टेबल आपने वहाँ याद रखी, एक टेबल आप यहाँ याद रखोगे, आपका चैप्टर कंप्लीट, ठीक है? तो ये वो 1 मिनट रिवीजन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्लांट डिजीज़ अफ़ेक्ट है, अगर तो दिखाई देगा नॉर्मल ग्रोथ से, अपीयरेंस से, यील्ड से आप इस सब से पहचानोगे। डिजीज़ जो कोज़ करने वाले होते हैं उसको क्या कहते हैं? पैथोजेन। जो भी डिजीज़ कोज़ करेगा उसको क्या कहा जाएगा? पैथोजेन कहा जाएगा। चाहे वो एक वायरस हो, चाहे वो एक बैक्टीरिया हो, चाहे वो एक फंगस हो। सिट्रस एंकर जो है वो क्या है? आपका बैक्टीरियल डिजीज़ है। रस्ट ऑफ व्हीट जो है फंगल डिजीज़ है। येलो मोज़ेइक वायरल डिजीज़ है। मलेरिया जो है वो प्लाज़्मोडियम यानी कि प्रोटोज़ोआन से होता है। टाइफाइड जो है वो एक क्या है? आपका बैक्टीरियल है जो कि कंटामिनेटेड वाटर और फूड से फैलता है, जबकि मीज़ेलिस जो है वो वायरल की वजह से होता है, ट्रांसमिशन जो है एक से दूसरी तरफ हो सकता है डिजीज़ का, ठीक है? तो अगेन बस यही वो टेबल है जो आपको याद रखनी है मतलब बाकी तो आप वो 2 टेबल याद कीजिए तो आपका जो है पेपर डन है, ठीक है? चलो पीवाईक्यू पे चलें? प्लांट डिजीज़ के क्वेश्चन देख लेते हैं, दिख रहा है ना? हुँ, हुँ, अब भी दिख रहा है। व्हिच प्लांट डिजीज़ इज़ कॉज़्ड बाय ए बैक्टीरिया? बैक्टीरिया की वजह से कौन-सी प्लांट डिजीज़ होती है? तो आप बताइए कौन-सी थी बैक्टीरिया की वजह से? तो आप देखोगे कि इसके बारे में बात की जा रही है प्लांट डिजीज़ के बारे में और वो भी कैसी होनी चाहिए बैक्टीरिया वाली। तो ये जो है ये क्या है? ये तो फंजाई की वजह से थी, ये बैक्टीरिया की वजह से थी, ये वायरस है और ये भी वायरस है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सिट्रस, डन? नेक्स्ट अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको मैच करना है कि कौन-सी बीमारी कौन से वाले कोंजुगेटिव पैथोजन की वजह से होती है। जैसे कि आपको पता है सिट्रस वाला अब आपको याद हो ही गया है कि ये बैक्टीरिया है यानी कि ए का 4 होना चाहिए। ए का 4 होना चाहिए, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। ए का 4 हो गया। रेस्ट ऑफ व्हीट जो है ये एक फंजाई वाला होना चाहिए यानी कि बी का 3 होना चाहिए। येलो मोज़ेइक वायरस होना चाहिए यानी कि सी का 1 होना चाहिए और मलेरिया का 2 होना चाहिए। तो ये देखो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। 4 बातें याद करनी है आपको 4 बातें बस। नेक्स्ट अगेन सेम तरह का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इसमें एक्स क्या है और वाई क्या है। टाइफाइड जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है, बिल्कुल ठीक बात है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? अभी हमने पढ़ा कंटामिनेशन वाटर और फूड यानी कि वाटर या फूड में से होना चाहिए। तो एयर नहीं होगा, वाटर हो सकता है, कॉन्टैक्ट नहीं, फूड हो सकता है। सो एक्स में से क्या हो सकता है? वाटर और फूड हो सकता है। अब हमें वाई को देखना पड़ेगा। मिसैलिस जो है एयर ड्रॉपलेट के थ्रू फैलता है और कोंजुगेटिव एंजाइम क्या है इसका? ऑर्गेनिज़्म जो है वो क्या है? तो वायरस है, तो यहाँ पे वायरस होना चाहिए। तो फूड के साथ फंजाई नहीं, फूड के साथ वायरस, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सिर्फ़ आपको 2 टेबल याद करनी है और आपके आए हुए सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएँगे, ठीक है? चलो अब मैं आपको थोड़ा-सा क्या बोलते हैं उसको, पहाड़ों में घुमा के लाती हूँ, है ना? चलो हम थोड़ा-सा पहाड़ों में घूमने चलते हैं अब और डेज़र्ट में भी चलेंगे। और आइलैंड्स पे भी चलेंगे, ठीक है? तो बी रेडी अपना सामान पैक कीजिए।
विदिन हाफ एन सेकंड, नहीं, हाफ एन मिनट हम लोग जा रहे हैं पहाड़ों में घूमने के लिए, ठीक है? ऐसे ही पढ़ना है आपको, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना। देखो स्ट्रेस लेके पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ? अ, और बायो को तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, बायो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको कहानियों से पढ़ना चाहिए, उसको अ, डायग्राम से पढ़ना चाहिए, कभी भी थ्योरी तो याद नहीं करनी चाहिए कि ऐसे वाला नहीं, समझ-समझ के, एन्जॉय करके, कहानियाँ बना के याद करना चाहिए। अभी आप खुद ही फ़ील करो, देखो आप मेरे साथ पढ़ रहे हो और खुद ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो बेस्ट है, ठीक है? अभी हम पढ़ रहे हैं प्लांट की एडाप्टेशन। देखो, जब हम यहाँ पे रह रहे हैं, अभी क्योंकि बहुत गर्मी है, तो हम कोई स्वेटर यूज़ नहीं कर रहे, हम कोई शॉल यूज़ नहीं कर रहे, हम मतलब नॉर्मल कपड़ों में रह रहे हैं। लेकिन अगर हमें अभी कोई बोल दे कि आप लद्दाख जाओ, तो लद्दाख जाते ही हमारे जैकेट, वैकेट, स्वेटर, शॉल सब कुछ निकल जाएँगे। क्यों? क्योंकि हम वहाँ के एनवायरनमेंट में खुद को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि वहाँ बहुत ठंडी है, तो वहाँ के हिसाब से हमें कपड़े पहनने पड़ेंगे, हम अपने आप को अडॉप्ट करेंगे। अब जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स तो वहाँ जैकेट नहीं पहन रहे। देखा है आपने, आप कभी गए हो पहाड़ों पे, ठंडी जगह पे, डेज़र्ट पे कि प्लांट ने अपने लिए एसी लगा रखा है या प्लांट ने जैकेट्स पहन रखी है, क्यों? प्लांट को ठंड नहीं लगती या प्लांट ने शॉल ओढ़ रखा है, प्लांट को ठंड नहीं लगती, ठंड तो लगती होगी। तो प्लांट कैसे खुद को अडॉप्ट करता है ठंडी जगहों पे, गर्म जगहों पे, आइलैंड्स वाली जगहों पे, दलदल वाली जगहों पे, पानी वाली जगहों पे, उनको हम कहते हैं प्लांट की अडैप्टेशन और मॉर्फोलॉजी, कि प्लांट खुद को कैसे अडैप्ट करता है ऐसी जगह पे, जहाँ हम भी एक्सटर्नल चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। प्लांट किसी एक्सटर्नल चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, वो खुद के अंदर क्या चेंजेज़ लेके आता है, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं प्लांट की अडैप्टेशन। तो चलिए चलते हैं फिर। पहले आप इस प्लांट को देखिए और थोड़ा-सा समझिए इसको। ये जो धरती से बाहर आपको दिख रहा है, ये सॉइल है, सॉइल मतलब धरती, इसी को मैं धरती कह रही हूँ। ये जो धरती से बाहर आपको चीज़ें दिख रही है, ये क्या है? दिस इज़ शूट सिस्टम, ये बाहर का सिस्टम है। इससे नीचे वाला क्या है? रूट सिस्टम। तो प्लांट में सबसे पहले क्या होती है? रूट होती है नीचे-नीचे, उसके बाद ये जो धरती के नीचे ग्रो करती है। उसके बाद फिर आपको स्टेम दिखता है, स्टेम के साथ कुछ टहनियाँ दिखती हैं, उसपे पत्ते लगे होते हैं यानी लीव्स होते हैं। उसके बाद फ्लावर होता है, फ्लावर पे फिर फ्रूट आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है आपको, स्टेम किसके लिए होता है? स्टेम होता है सपोर्ट के लिए कि प्लांट ऐसे सीधा खड़े रहे। लीव्स किसके लिए? कि फोटोसिंथेसिस कर पाएँ। फ्रूट किसके लिए? कि वो सीड को प्रोटेक्ट कर पाएँ। फ्लावर किस लिए? कि वो रिप्रोडक्शन कर पाएँ। तो ये सब क्या है? प्लांट के पार्ट है और ये इसको काम आते हैं, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। एडaptation हेल्प्स टू सर्वाइव इन द अ, अलग-अलग हैबिटाट में सर्वाइव करने के लिए प्लांट के पास अलग-अलग तरह की एडaptation होती है। जैसे आप माउंटेन्स में जाओगे तो आपको इस तरह के प्लांट्स दिखेंगे, ठीक है? आप माउंटेन्स में जाओगे तो आपको इस तरह के प्लांट दिखेंगे। ये प्लांट कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे, कि अगर इन पे बर्फ डलेगी, मतलब ऊपर से अगर बर्फ डली तो सीधा नीचे ही आके गिरेगी, कहीं पे रुकेगी नहीं। तो प्लांट को ठंड नहीं लगेगी, अब बर्फ उसके ऊपर रहेगी तो ठंड लगेगी, लेकिन नीचे गिर जाएगी तो नहीं लगेगी। तो इनका जो शेप होता है वो ऐसा कोनिकल शेप का होता है। इनकी जो ये आपको दिख रही हैं, पत्तियाँ जो होती हैं एकदम निडल शेप की होती हैं, ताकि क्या हो, ताकि कम से कम इनको एक्सपोज़र हो ठंड का और इनको कम एनर्जी लगानी पड़े अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए, ठीक है? यानी कि कम हीट प्रोडक्शन करना पड़े, ऐसे वाला। वहीं पे अगर आप ये देखो, अगर आप डेज़र्ट में गए हो तो आपको इस तरह के प्लांट दिखेंगे, काँटे होते हैं जिनके ऊपर, यानी जो पत्ते हैं वो इतने छोटे हो गए हैं कि काँटे वाली शेप में आ गए हैं, कि कम से कम रेस्पिरेशन हो, जितना कम रेस्पिरेशन होगा उतना ही क्या होगा, कम वाटर लॉस होगा। क्योंकि डेज़र्ट में पानी ही नहीं है, पानी को बचाना है, कंज़र्व करना है, ठीक है? सो कुछ इस तरह की रूट्स होती हैं जो अपने आप को खाना स्टोर करने के लिए चेंज हो जाती हैं, ठीक है? इसको भी पढ़ेंगे। तो एक-एक करके पढ़ते हैं, ठीक है? एन एडेप्टेशन इज़ यूजुअली ए फीचर ऑफ द सर्वाइवल। एडेप्टेशन क्या है? एक सर्वाइवल का फीचर है। हाँ भई, अगर किसी को कहीं पे रहना है, अगर हमें भी लद्दाख में रहना है, तो हमें उसके हिसाब से अडॉप्ट होना पड़ेगा, नहीं तो हम वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। कैसे सर्वाइव रह पाए कर पाएँगे? हम ठंड से मर जाएँगे वहाँ पे अगर हम स्वेटर नहीं पहनेंगे तो।
तो अब ये जो एडाप्टेशन है ये कैसी हो सकती हैं? जैसे स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन हो सकती है कि बॉडी के पार्ट में कुछ चेंजेज़ लाया जाए, ठीक है? मॉर्फोलॉजी में कोई चेंजेज़ लाया जाए। फिजियोलॉजिकल हो सकती है कि बॉडी के अंदर कुछ चेंजेज़ लाया जाए, ठीक है? मॉर्फोलॉजी यानी कि बाहर, मॉर्फो का मतलब होता है जो आपको बाहर दिखता है, ये जो मेरा आपको बाहर दिख रहा है ये मेरी मॉर्फोलॉजी है, ठीक है? मेरे अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है वो मेरी फिजियोलॉजी है। तो हो सकता है हम उसमें चेंज लाएँ, हो सकता है हम अपने दिखावे में चेंज लाएँ। तो ये सब क्या है? ये सब एडाप्टेशन का पार्ट है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। माउंटेन्स प्लांट्स आर हैंडल टू शो स्नो और कोल्ड। जो माउंटेन के प्लांट होते हैं, जो पहाड़ों के प्लांट होते हैं, जो हिमालय के प्लांट होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है? उनको अपने आप को कोल्ड से, बर्फ से बचाना होता है, ठीक है? तो वो आपसे पूछेंगे सीटेट के सीधे क्वेश्चन ये आएँगे आपको कि अगर माउंटेन वाले प्लांट्स हैं, तो वो कैसे खुद को अडॉप्ट करते हैं? तो आपने बताना है कि उनके अंदर क्या होते हैं, उनके जो लीव्स होते हैं, उनके जो पत्ते होते हैं, वो कैसे होते हैं? नीडल शेप के होते हैं, ताकि कम पानी का लॉस हो सके और जो है वो ठंडी हवाओं में भी खड़े रह सकें, ठीक है? एकदम पतले-पतले पत्ते मिलेंगे, छोटे-छोटे पत्ते मिलेंगे आपको नीडल शेप के, ठीक है? उनकी जो शेप होती है, वो कैसी होती है? कॉनिकल होती है ऐसे, ताकि जो हैवी-हैवी जो स्नो है, वो इकट्ठी ना हो उसके ऊपर, प्लांट के ऊपर, ठीक है? तो उनकी जो शेप होती है, वो कैसी होती है? कोन जैसे आपकी जो कोन आप खाते हो ना आइसक्रीम वाली, इस तरह की शेप होती है, ठीक है? स्लोपी होते हैं, जैसे ये हो गया ना आपका, इधर पत्ते हैं, इधर 2 स्लोपी होते हैं, ऐसे स्लोप बनती नीचे जाती है, ठीक है? और क्या होता है, थिक क्यूटिकल होती है ताकि वो हार्श कंडीशन में भी एवरग्रीन दिख सके, ठीक है? थिक क्यूटिकल का मतलब पत्तों के ऊपर एक अच्छी खासी क्या होती है, लेयर होती है, ठीक है? हम भी तो ऐसे करते हैं, अगर हम जब भी ऐसी जगह पे जाते हैं जैसे कि बाहर जाते हैं, बहुत धूप है तो हम क्या करते हैं, ढेर सारी सनस्क्रीन लगा लेते हैं ताकि हम बच सकें, ठीक है? तो हमने अपने ऊपर एक लेयर चढ़ाई ना, वैसे ही पत्ते भी क्या करते हैं अपने ऊपर एक लेयर चढ़ा लेते हैं कि कम पानी का लॉस हो और हम इतनी हार्श कंडीशन में भी इतने सुंदर दिख सकें, ठीक है? एवरग्रीन दिख सकें। तो वही है, हम भी सीख रहे हैं मतलब पेड़-पौधों से, राइट? तो आपको ये एक बात याद रखनी है कि माउंटेन के जो प्लांट होते हैं, माउंटेन मतलब पहाड़ों के जो प्लांट होते हैं, वो निडल शेप उनकी लीव्स होती हैं और स्लोपी ब्रांचेज़ होती हैं, ठीक है? ऐसे स्लोप बने रहते हैं ताकि जितनी भी बर्फ गिरे वो सीधा नीचे आके गिरे, प्लांट के ऊपर ना रहे। उसके बाद डेज़र्ट के प्लांट जो हैं उनके सामने समस्याएँ क्या है कि एक तो वहाँ पे बहुत धूप है, दूसरा वहाँ पे क्या है पानी नहीं है, मतलब उनको जैसे भी करके बस अपनी बॉडी के अंदर पानी कंज़र्व रखना है, ठीक है? तो उनके जो लीव्स हैं वो कैसे हो जाते हैं स्पाइन्स यानी कि काँटे बन जाते हैं उनके लीव्स ताकि बहुत कम पानी का लॉस हो। जितना ज़्यादा लीफ होगा, उतना ही ज़्यादा स्टोमेटा होंगे, वो ओपन होंगे, गैसेज़ एक्सचेंज होगा और साथ में पानी का भी लॉस होगा। तो जितने छोटे लीव्स होंगे उतने कम स्टोमेटा होंगे तो कम पानी का लॉस होगा। तो लीव्स बिल्कुल क्या बन जाती है देखो काँटे जैसे शेप के बन जाते हैं, ठीक है? कुछ जो अ, ग्रीन फ्लेशी स्टेम है वो क्या करता है, स्टोर करता है पानी को, फूड को, ठीक है? और क्या होता है वैक्स की कोटिंग हो जाती है। देखो मैं आपको यही कह रही थी कि जब भी हम क्या करते हैं धूप में जाते हैं तो ढेर सारी सनस्क्रीन मल लेते हैं ताकि हमारा फेस जो है वो सेफ रहे। वैसे ही जो डेज़र्ट वाले प्लांट है वो क्या करते हैं अपने ऊपर पूरा वैक्स चढ़ा लेते हैं। ठीक है? ताकि वो भी क्या रख सकें, सेफ रख सकें अपने आप को, अपनी स्किन को, अपने पत्तों को। तो वो क्या करते हैं, वैक्स चढ़ा लेते हैं ताकि कम से कम पानी जो है वो इवेपोरेट हो और प्लांट जो है वो सर्वाइव कर सके इतनी हार्श कंडीशन में भी, ठीक है? उनकी जो रूट्स हैं वो बहुत लंबी दिखेंगी आपको। ये देखो बहुत क्योंकि पानी ही नहीं है तो बहुत नीचे तक रूट्स जो हैं गहरी होंगी ताकि खींच-खींच के पानी ले आएँ प्लांट के लिए, ठीक है? कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जहाँ पे क्या होता है स्टोमेटा रात को ओपन होते हैं क्योंकि दिन में टेम्परेचर बहुत हाई है, रात को टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, इसलिए स्टोमेटा रात को ओपन होते हैं और गैसेज़ एक्सचेंज होता है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। अब इसको और सिम्प्लीफाई कर देते हैं थोड़ा-सा कि आपको कितना याद रखना है सी-टेट के लिए, तो आपको बस ये टेबल याद रखनी है सी-टेट के लिए कि जो माउंटेन के प्लांट होते हैं, उनके सामने प्रॉब्लम क्या है कि बहुत ठंडी है, स्नो है, कोल्ड है, ठीक है? तो उनमें क्या है आपका निडल लाल लाल लाइक लीव्स होंगे और स्लोपी ब्रांचेज़ होंगी। वहीं जो डेज़र्ट के प्लांट हैं, उनका काम उनको मेन प्रॉब्लम क्या है? वाटर की शॉर्टेज है, वाटर कम है वहाँ, पानी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, अपने लीव्स को स्पाइन्स काँटों में चेंज कर लेते हैं। वैक्सी स्टेम उनका जो स्टेम है उसके ऊपर क्या चढ़ाते हैं वैक्स चढ़ा लेते हैं और उनकी जो रूट्स है वो बहुत गहरी हो जाती है ताकि खींच-खींच के पानी ले आएँ धरती के अंदर से, ठीक है? वेट एरिया का मतलब होता है एक दलदली सा एरिया, पानी के आस-पास जो प्लांट है उनकी बात की जा रही है।
तो वहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा ही पानी है कुछ, ठीक है? और बहुत ज़्यादा ही पानी है, ऑक्सीजन कम है, पानी में ऑक्सीजन कम घुलती है, इसलिए उनके पास क्या होते हैं एयर स्पेसेस होते हैं जहाँ पे वो ऑक्सीजन को स्टोर करके रख सकते हैं या फिर आपने देखा होगा कि लीफ जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं कुछ प्लांट्स के लिए। जैसे कि मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आप बात कर रहे हो कि रूट कैसी दिखती है, शूट कैसी दिखती है, लीव्स कैसे दिखते हैं, इन सब के ऊपर बात करते हैं, उनकी मॉडिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगी कुछ पार्ट, कुछ मैं आपको डायग्राम्स दिखाती हूँ। पहले तो आपको ये इसमें ये याद करना है, ठीक है? एक तो आपको ये याद करना है इसमें। ओके, दूसरा आपको देखो क्या याद रखना है, रूट सिस्टम में आते हैं। अंडरग्राउंड पार्ट दैट एंकर द प्लांट एंड एब्ज़ॉर्ब, रूट सिस्टम क्या है? रूट सिस्टम वो है जो प्लांट के नीचे वाला पार्ट होता है, जिसका मेन काम होता है कि सॉइल से जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी वाटर्स हैं, वो सब एब्ज़ॉर्ब करके ले आना, ठीक है? यही काम होता है रूट का। शूट को अगर आप देखोगे तो शूट में आपका स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, ब्रांचेज़ हो गया, ये सब होते हैं, ठीक है? सो अब क्या है देखो रूट का फंक्शन मेन तो हमने बता दिया, लेकिन इसके साथ-साथ रूट क्या है कई बार कुछ और भी फंक्शंस करती है। जैसे कि ये काम करती है स्टोरेज का, ठीक है? मेन तो यही काम है कि स्टोरेज का जो है स्टोरेज के फॉर्म में काम करती है। वैसे ही कई बार क्या करता है आपका जो जो स्टेम है यानी कि शूट वाला पार्ट है वो भी क्या करता है स्टोरेज का काम करता है। तो बेसिकली कहने का बात यही है कि रूट और शूट जो है उनके अपने काम तो है ही, लेकिन कई बार वो क्या करते हैं, वो भी स्टोरेज का भी काम करते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि कौन-सी रूट जो है वो स्टोरेज के लिए काम करती है या कौन-सी शूट जो है वो स्टोरेज के लिए काम करती है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो आप, ये वाला डायग्राम आप देखो, तो आपने देखा होगा कि आपके घर पे जब आलू पड़ा रहता है, ठीक है? जब आपके घर पे आलू पड़ा रहता है, तो उसके अंदर छोटी-छोटी बड्स के अंदर से ये ऐसे जो है ग्रो करने लग जाता है आलू, ठीक है? तो आलू जो है वो क्या है आपने याद रखना है, जो आप आलू खाते हो वो क्या है, वो एक तरह का स्टेम है, वो क्या है एक तरह का स्टेम मॉडिफिकेशन है, ठीक है? जैसे आलू जो है वो ऐसे क्या बोलते हैं मिट्टी से निकालते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो रूट है, वो क्या है वो एक स्टेम है, आप एक स्टेम खा रहे हो, अंडरग्राउंड स्टेम खा रहे हो। वैसे ही राइज़ोम, राइज़ोम जो है वो भी क्या है, वो भी आपका क्या खा रहे हो, आप एक स्टेम खा रहे हो, ठीक है? ऐसे ही देखो ये जो डैंडल्स बने होते हैं इसके, कुकुरबिटा के ये देखो, ये जो आपको छल्ले से नज़र आ रहे हैं ना, ये भी क्या है, ये भी एक तरह का स्टेम है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आलू क्या खा जो आप खा रहे हो वो किसकी मॉडिफ़िकेशन है? तो आपने बताना है ये एक स्टेम की मॉडिफ़िकेशन है, राई जिंजर यानी कि जो अदरक है वो भी एक स्टेम की मॉडिफ़िकेशन है और जो डैंडल्स है ये भी क्या है एक स्टेम की ही मॉडिफ़िकेशन है। यानी कि ये इस जो स्टेम है जो जिन्होंने खुद को मॉडिफ़ाई कर लिया है, ठीक है? अब हम आते हैं रूट पे, जैसे हमने शूट का तो पढ़ लिया, शूट की तो 3 ही बातें पढ़नी है, आलू पढ़ना है आपने, आपने अदरक पढ़नी है आपने और आपने हाँ, ये 2 ही पढ़ने हैं, आलू और अदरक जो है स्टेम है, आपने ये याद रखना है। उसके बाद आता है रूट पे, तो रूट जो है वो 2 तरह की होती है। मैंने अच्छा यहाँ पे है, ओके। देखो रूट जो है ना वो 2 तरह की होती हैं, एक होती है आपकी टैप रूट और एक होती है फाइब्रस। आप जब फाइब्रस वाले को ध्यान से देखोगे तो एक ही पॉइंट से आपको सारी रूट्स निकलती हुई नज़र आ रही है। इसको हम बोलते हैं फाइब्रस कि एक पॉइंट से आपको सारी रूट्स जो है वो निकलती हुई नज़र आएँगी। दिस इज़ कॉल्ड फाइब्रस रूट। जबकि टैप रूट अगर आप देखोगे तो एक रूट है, फिर उसकी ब्रांचेज़, मेन ब्रांचेज़, फिर एक और ब्रांचेज़, फिर ब्रांचेज़। यहाँ पे देखो मेन रूट, उसके बाद ब्रांचेज़, उसके बाद फिर फर्दर ब्रांचेज़। तो टैप रूट के अंदर क्या होता है, एक मेन ब्रांच होती है और उसकी भाई-बहन, भाई-बहन, भाई-बहन ऐसे होते हैं। जबकि फाइब्रस वाले के अंदर क्या होता है, एक ही गुच्छा होता है जिसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। तो अब आपको याद कर रखना है कई ऐसी रूट हैं जो स्टोरेज का काम करती हैं। जैसे अभी हमने स्टेम के बारे में बात की थी, वैसे अभी रूट होती हैं जो क्या करती हैं, स्टोरेज का काम करती हैं। तो बस आपने उनका क्या है, नाम याद रखना है, ठीक है? जैसे कि कैरेट जो है वो एक स्टोरेज रूट के फॉर्म में होता है, टर्निप होता है, रेडिश होता है और ट्रॉपिकाना होता है। तो चारों ये पूछे जाते हैं कि ये जो है, ये किस तरह का मॉडिफ़िकेशन है? तो आपने बताना है ये एक टैप रूट का मॉडिफ़िकेशन है जो स्टोरेज की तरह काम करते हैं। यानी जो आप गाजर खाते हो, जो आप मूली खाते हो, जो आप टर्निप खाते हो, जो आप ट्रॉपिकाना खाते हो, वो क्या है? वो एक तरह का रूट है जो स्टोरेज का काम कर रहा है, ठीक है? 4 बातें याद हो जाएँगी। कैरेट, रेडिश
टर्निप ट्रॉपिकाना इज़ रूट, आलू, अदरक इज़ शूट यानी कि स्टेम, ठीक है? बस ये याद रखना है। ये देखो आपको यहाँ भी दिखाए गए हैं। सब बातें जो हमने ऊपर पढ़ी वो सब बातें यही हैं कि एडaptation का मतलब होता है कि हमें सर्वाइव करना है। जो माउंटेन्स में रहते हैं उन पे निडल लाइक लीव्स होते हैं और स्लॉपी ब्रांचेज़ होती हैं। वहीं आपके जो डेज़र्ट में होते हैं उनमें क्या होते हैं उनके जो लीव्स हैं वो स्पाइन्स होते हैं और वैक्सी कोटिंग होती है, डीप रूटेड होते हैं। मॉर्फोलॉजी जो है वो एक्सटर्नल पार्ट होती है। टैप रूट सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक प्राइमरी रूट होती है और उसके साइड ब्रांचेज़ होते हैं। कैरेट, रेडिश, टर्निप ये सब क्या है, रूट के एग्ज़ाम्पल हैं और ये आपके फाइब्रस रूट हैं और ये जो पोटैटो है वो क्या है, स्टेम है, ना कि रूट है। ये आपको याद रखना है कि आलू जो है वो क्या है, स्टेम है, वो रूट नहीं है। ठीक है? चलो देख लेते हैं अब किस तरह के क्वेश्चन्स आए हुए हैं। कैरेक्टरिस्टिक एडेप्टेशन फीचर्स ऑफ ट्रीज़ इन द माउंटेन एरिया, जो माउंटेन एरिया में रहते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो माउंटेन एरिया में वैक्स थिक होती है, लॉन्ग रूट्स होती हैं, ये किसकी एडेप्टेशन है? ये तो डेज़र्ट की एडेप्टेशन है, ठीक है? ये किसकी है? डेज़र्ट की एडेप्टेशन है। नीडल लाइक लीव्स होंगे और स्लॉपी ब्रांचेज़ होंगी, यही पढ़ा है हमने, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। लार्ज लीफ नहीं होंगे, डीप रूटेड नहीं होंगे। बस यही है, ईज़ी है कितना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए एडेप्टेशन ऑफ डेज़र्ट प्लांट? डेज़र्ट प्लांट यानी कि जो मरुस्थल में रहते हैं, जो रेगिस्तान में रहते हैं, उनकी एक विशेषता क्या नहीं है? ये हमसे पूछा गया है। तो वैक्सी कोटिंग और स्लॉपी ब्रांचेज़, स्पाइन्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, लीव्स की जगह क्या होते हैं, स्पाइन्स होते हैं और डीप रूटेड होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। फ्लैसी स्टेम एंड रिड्यूस्ड लीफ बिल्कुल ठीक है। केम फोटोसिंथेसिस एंड वैक्सी स्टेम, देखो केम फोटोसिंथेसिस का मतलब वही होता है जो मैंने आपको बताया कि कई बार क्या होता है वहाँ पे दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है लेकिन रात को टेम्परेचर थोड़ा-सा नॉर्मल होता है, इसलिए स्टोमेटा रात को ओपन होते हैं और गैसेज़ एक्सचेंज भी रात का होता है, तो इसी को केम साइकिल बोलते हैं। तो हाँ, बिल्कुल ये होता है और वैक्सी स्टेम भी होता ही है, तो ये बात भी ठीक है। वैक्सी कोटिंग लीफ देखो ये हो सकता है, लेकिन स्लोपी ब्रांचेज़ ये किसका एग्ज़ाम्पल था? ये तो आपके जो माउंटेन वाले पौधे थे उनका था, तो ये ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया और हमें गलत ऑप्शन ही ढूँढना था। तो यही जो है वो आपका गलत ऑप्शन है, मीन्स यही आपका क्या है, आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो आपको थोड़ा भी अगर आइडिया है तो देखो आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। व्हिच इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ टैप रूट? इसमें से क्या एक टैप रूट का एग्ज़ाम्पल है? टैप रूट मतलब जो स्टोरेज का काम करती है, ऐसे वाला समझ सकते हो आप। देखो पोटैटो तो अगेन क्या आ गया इसमें, स्टेम आ गया, तो ये ऑप्शन कट कर दो, ठीक है? फिर यहाँ पे व्हीट नहीं होगा, इसको कट कर दो, मेज नहीं होगा, इसको कट कर दो। तो टर्निप और ट्रॉपिकाना 4 पढ़े थे हमने, टर्निप, ट्रॉपिकाना, रेडिश और आपका वो मूली और गाजर, ठीक है? तो ये चारों याद करने हैं, ये टैप रूट के एग्ज़ाम्पल हैं। ये देखो इसको याद कर लो ऐसे। चलो जी, अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट चैप्टर की वजह से की तरफ जो है आपका प्लांट रिप्रोडक्शन। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, प्लांट रिप्रोडक्शन, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन प्लांट का एंड पॉलिनेशन आल्सो। देखो रिप्रोडक्शन क्यों किया जाता है, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? वैसे मुझे पता है लेकिन मैं एक बार कन्फर्म कर रही हूँ। हाँ, वही है, प्रजनन। तो रिप्रोडक्शन या फिर प्रजनन जो है वो क्यों किया जाता है? हम क्यों करते हैं रिप्रोडक्शन? ताकि हमारे बच्चे हों। तो प्लांट क्यों करेगा रिप्रोडक्शन? ताकि प्लांट के नए प्लांट हो। प्लांट में रिप्रोडक्शन करना क्यों ज़रूरी है? ताकि नए प्लांट्स आ पाएँ। प्लांट से नए प्लांट्स, राइट? तो अब जो रिप्रोडक्शन प्लांट करता है वो 2 तरह का हो सकता है, या तो वो एसेक्सुअल हो सकता है या फिर वो सेक्सुअल हो सकता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके अंदर क्या होगा? वो बता ही रहा है खुद को कि मैं एसेक्सुअल हूँ, मतलब मेरे लिए किसी माँ-बाप की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही काबिल हूँ कि मैं रिप्रोडक्शन कर लूँ। जैसे आप इस वाले पौधे को देखिए, ये जैस्मीन का पौधा है।
ठीक है? इसमें क्या हो रहा है, ये पौधा देखो यहाँ पे ग्रो कर रहा है, फूल आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आपने बस क्या किया, एक टहनी को ऐसे करके ऐसे लगा दिया। तो इसी टहनी से क्या हुआ, रूट्स निकल आई और एक नया पौधा बन जाएगा। क्या इसमें कोई मेल फीमेल चाहिए? नहीं। क्या इसमें कोई फ्लावर चाहिए? नहीं, कुछ भी नहीं मिला, हमें सिर्फ़ एक टहनी को उठा के हमने ऐसे-ऐसे कर दिया, दूसरा वाला बन गया। तो इसको कहते हैं एसेक्सुअल मोड, ठीक है? इसको क्या कहते हैं, एसेक्सुअल मोड। कोई फ्लावर नहीं, कोई मेल नहीं, फीमेल नहीं, गेमेट्स नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, वेरी सिंपल तरीका, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ो, अब हम आते हैं फ्लावर पे। तो जिन पौधों के अंदर फ्लावर होते हैं, ये देखो इसके अंदर फ्लावर है, तो ये बोलता है नहीं मैं तो एसेक्सुअल नहीं करेंगे, हम तो सेक्सुअल की तरफ जाएँगे। वी वांट कॉम्प्लेक्सिटी इन आवर लाइफ, ठीक है? तो ये बोले कि नहीं हमें कॉम्प्लेक्स बनना है, ये क्या एसेक्सुअल तरीके वाला, मतलब जैसा एक था वैसा ही दूसरा बन गया, इसमें कोई वेरिएशन तो है ही नहीं, नहीं हमें थोड़ा वेरिएशन चाहिए। फिर हम जाते हैं रिप्रोडक्शन की तरफ, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। तो ये जो फ्लावर आपको दिख रहा है, पहले आपको क्या करना है, इसको ध्यान से समझना है। मुझे पता है कि आज तक आपने बहुत बार फ्लावर देखा होगा, फ्लावर हम लोग रोज़ देखते हैं, बट हम कभी ये देखते ही नहीं है कि उसके अंदर है क्या? अब आगे से जब आप फ्लावर देखोगे तो आप इस तरह से देखोगे उस फ्लावर को। देखो ये फ्लावर के नीचे जो छोटे-छोटे 2 पत्ते होते हैं, ग्रीन कलर के 2 या 4 होते हैं, उसके बाद कोई अलग कलर का पिंक है, कोई रेड है, कोई पर्पल है, इस तरह की आपको पत्तियाँ दिखती हैं। उसके अंदर जब आप उनको भी हटा के देखोगे तो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर दिखेंगे, इस तरह के स्ट्रक्चर दिखेंगे। इनको हम कहते हैं मेल मेल ऑफ द प्लांट, ये पूरा क्या है, मेल पार्ट ऑफ द प्लांट है, ठीक है? फिर जो आपको ये सुंदर सा बीच में दिख रहा है बड़ा सा स्ट्रक्चर, दिस इज़ कॉल्ड द फीमेल पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, फीमेल पार्ट कहते हैं, ठीक है? तो अब देखो क्या होता है, जब ये यहाँ से मेल वाला जो पार्ट है वो क्या करेगा, फीमेल पे जाएगा। जैसे हमारे अंदर होता है, जब मेल से स्पर्म जो है फीमेल के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, ज़ाइगोट फॉर्मेशन होता है, यानी कि बेबी फॉर्मेशन होता है, सेम इनके अंदर भी होगा। जब मेल वाले से क्या जाएँगे, पोलन ग्रेन, स्पर्म की जगह क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन जब फीमेल के पास जाएँगे तो फिर फाइनली क्या बनेगा, यहाँ पे सीड बन जाएगा और सीड को आप धरती में लगाओ तो एक नया पौधा बन जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है? तो अभी देखो, धीरे-धीरे करके समझेंगे, है ना? वन बाय वन। अभी जो मैंने आपको थोड़ा फास्ट में समझाया, अब मैं हम इसको थोड़े स्लो में समझेंगे, ठीक है? देखो आपने एक फूल लिया, सबसे पहले आप उसकी ग्रीन पत्तियाँ जो होती हैं ना, इनको हटा दो। वो चारों तरफ ऐसे वॉल बनी होती है, 2 या 4 आपको दिखेंगी इस ऐसे वाली, उनको हम बोलते हैं सेपल, ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं, सेपल। उसका काम क्या होता है, वो जो 4 पत्तियाँ होती हैं नीचे, मतलब फूल को प्रोटेक्ट करना उनका काम होता है, ठीक है? उसके बाद आपको ये जो कलरफुल दिखेंगी, ये किसी में रेड दिख सकती है, किसी में पर्पल दिख सकती है, किसी में ब्लू दिख सकती है, मतलब डिफरेंट कलर्स की जो आपको दिखेंगी, इनको हम बोलते हैं पेटल्स। इसका काम होता है कि इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, कि मेरी तरफ आओ, मेरे मेरे में बहुत सुंदर कलर्स हैं, मेरे में बहुत सारा अ, नेक्टर है, नेक्टर पियो, मेरे पोलन ग्रेन को उठाओ, उधर लेके जाओ, पॉलिनेशन कराओ। तो ये क्या करती हैं, ये अट्रैक्शन के लिए होती हैं, ठीक है? तो ये किसके लिए होती है? अट्रैक्शन के लिए होती है। उसके बाद आगे फर्दर जब जाते हैं, तो ये मैं आपको जो कह रही थी, दिस इज़ द मेल पार्ट। तो मेल पार्ट में आपको 2 चीज़ें दिखेंगी, ये जो नीचे वाला है दिस इज़ फिलामेंट, तो हम बोलते हैं फिलामेंट, और उसके जो ऊपर आपको दिख रहा है ये क्या है? एंथर है। इसी एंथर में क्या बनता है? पोलन ग्रेन बनता है। आपको सिर्फ़ इतना याद रखना है कि जो मेल पार्ट है उसको हम बोलते हैं एंथर, और उसके अंदर क्या बनता है? पोलन ग्रेन बनता है। एक बार ये देखिए, यहाँ पे क्या बनता है, ये छोटे-छोटे आपको दिख रहे हैं, दिस इज़ पोलन ग्रेन, यानी कि इसके अंदर क्या बन रहा है? पोलन ग्रेन बन रहा है। जबकि अगर आप फीमेल वाले को देखोगे तो ये देखो, जो सुंदर सा आपको बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड फीमेल पार्ट। और इसमें जो नीचे वाला सेक्शन है, जो ब्रॉड स्वोलन जो पार्ट है, उसको हम बोलते हैं क्या? ओवरी, जहाँ पे एक्चुअल ओव्यूल बनता है, फ्रूट बनता है, ये सब बनता है। उसके बाद जो है वो आपकी जो सीधी लाइन में है, ये क्या है? आपका स्टाइल है, और जो सबसे ऊपर है, क्या है? स्टिग्मा है। ठीक है? तो इतना आपके पेपर के लिए ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ़ डायग्राम याद रखना है अपने दिमाग में कि ऐसे फीमेल पार्ट होता है, उसके बाद मेल पार्ट होता है। मेल पार्ट से क्या होंगे? मेल पार्ट से पोलन ग्रेन यहाँ पे स्टिग्मा पे चले जाएँगे। स्टिग्मा यानी कि रिसीव करने के लिए जो है फीमेल का पार्ट, उसके पास चले जाएँगे। फिर यहाँ से एक पोलन ट्यूब बनेगी और इसके अंदर चले जाएँगे और यहाँ पे पूरा रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो बस आपको ये याद रखना है, ठीक है? उसके बाद चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
प्लांट प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड अभी हमने बताया कि प्लांट जो है वो सेक्सुअल मेथड से भी जा सकता है और एसेक्सुअल मेथड से भी जा सकता है। सेक्सुअल मेथड का मतलब होता है जहाँ पे फ्लावर में पार्ट जो है वो इंक्लूड हो, यानी कि फ्लावर का पार्ट मतलब जहाँ पे मेल पार्ट, फीमेल पार्ट हो, पॉलिनेशन हो रहा है, फर्टिलाइज़ेशन हो रहा है, सीड बन रहा है, फ्रूट बन रहा है। तो ये सारा प्रोसेस जहाँ होता है उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? ये हो सकता है कि एक प्लांट के अंदर ही हो जाए या फिर हो सकता है कि आपको 2 प्लांट भी लग सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि 2 प्लांट ही चाहिए। ये 1 प्लांट के अंदर भी हो सकता है, ठीक है? अभी कैसे होगा अपन देखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब आप फ्लावर ना यूज़ करके उस ही पौधे का कोई और वेजिटेटिव पार्ट यूज़ कर रहे हो, आप स्टेम यूज़ कर रहे हो, आप रूट यूज़ कर रहे हो, आप लीफ यूज़ कर रहे हो और उनसे जब रिप्रोडक्शन के कराया जाता है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है? बस फ्लावर यूज़ नहीं होना चाहिए, मेल-फीमेल यूज़ नहीं होने चाहिए, तो फिर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेन पार्ट आते हैं वो क्या आते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि आप फूल को छोड़ दो, उसके बाद आप स्टेम को लगा लो, आप रूट को लगा लो, आप लीव्स को लगा लो, आप किसी से पौधा बना लो, तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये मैं आपको एक बार दिखाती हूँ तो आपको थोड़ा ईज़ी लगेगा। ये देखो। यहाँ पे क्या हो रहा है बडिंग हो रही है। ये एक पेरेंट सेल था, मतलब ये एक इसको आप मम्मी कहो, पापा कहो, जो भी कहो ये एक ही था, ठीक है? इसने अपने अंदर से छोटी-सी ऐसे बड बना ली, फिर ये बड थोड़ी नई बनी और उसके बाद देखो 1, 2, 3, 3 बच्चे हो गए। तो इसको हम बोलते हैं बडिंग प्रोसेस यानी कि इसमें हमने कुछ मेल किया, पेरेंट किया, कुछ नहीं किया। सिर्फ़ एक ऐसी सेल थी उसने अपना ऐसे-ऐसे करके 1, 2, 3 बच्चे बना लिए, इसको बडिंग कहते हैं, ठीक है? फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है ये देखो पहले ये पूरा एक था टूट के 2 बन गया, तो 2 सेल बन गई, तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो बस यही याद रखना है आपको, ठीक है? ये आपने बडिंग देखा, ये आपने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा, स्पोर फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद उसके बाद मैं और आपको दिखाती हूँ। ये देखो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो मैं आपको कह रही थी, आपके घर में आलू होता है ना, अगर आप उसको बहुत टाइम तक छोड़ देते हो, ऐसे ही तो उसमें क्या होता है जो छोटे-छोटे बड है उसमें ऐसे-ऐसे अंदर से पौधे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि एक आलू का जो ट्यूबर वाला पार्ट है यानी कि स्टेम से नया पौधा बन गया। आलू अभी हमने क्या पढ़ा था पीछे कि स्टेम है, स्टेम से नया पौधा बन गया। कोई फूल चाहिए? नहीं। कोई मेल प्लांट चाहिए? नहीं। फीमेल चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। एक स्टेम पड़ा था और उससे क्या निकल गया? पौधा निकल गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ऐसे ही आपने ऑनियन का भी देखा होगा, ऑनियन रखी रहती है तो नए-नए उसमें से पौधे बन जाते हैं, ठीक है? तो ऑनियन भी क्या था? ऑनियन भी एक स्टेम था, उसके अंदर से भी क्या बन गया? पौधा बन गया, तो ये भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर आएगा। कोई भी नया प्लांट बन जाना वेजिटेटिव पार्ट से, फूल जो है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़ के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से एक नया पौधा बन जाना दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है? ये देखो अदरक में से भी ऐसे ही हो जाता है। ये जो पत्ते हैं, ब्रायोफाइलम के जो लीफ हैं, इसके अंदर से ही छोटे-छोटे पौधे निकल आते हैं, ठीक है? अब ये तो हो रहा है नेचुरली, वैसे हम इसको आर्टिफ़िशियल भी कर सकते हैं। आप किसी रोज़ को ऐसे कट करके और यहाँ पे लगा दीजिए, जैसे अगर हमको कोई रोज़ देता है, तो वो 1-2 दिन बाद मुरझा जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको कट करके और अपने पौधे में लगा देते हैं, फिर उसको पानी देते हैं, तो वो पूरा पौधा बन जाता है, ठीक है? तो वो आर्टिफ़िशियल मेथड हो गया, जो कटिंग मेथड है, वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? रोज़ के लिए, ठीक है? कट करके एक नया रोज़ लगा लो, ठीक है? तो कटिंग मेथड जो है आर्टिफ़िशियली हम किसके लिए यूज़ करते हैं? रोज़ प्लांट के लिए। ग्राफ्टिंग जो है वो मैंगो के लिए यूज़ करते हैं कि एक पौधे को कट किया, उसको दूसरे के साथ जोड़ के ग्रो करा दिया। लेयरिंग अभी मैंने दिखाया था आपको जैस्मिन वाला जो पौधा है उसके लिए यूज़ करते हैं। यहाँ से लेयर आ रही थी, आपने बस इधर से पकड़ के एक स्टेम को यहाँ लगा दिया, तो वापस से एक नया पौधा बन गया। तो लेयरिंग हम जैस्मिन के लिए यूज़ करते हैं, चमेली जो पौधा होता है, ठीक है? तो ये हो गया आपका एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल में अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जाएँगे? आपसे पूछा जाएगा कि कटिंग जो प्रोसेस है, वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? तो आपने बोलना है रोज़ के लिए यूज़ करते हैं। लेयरिंग किसके लिए यूज़ करते हैं? जैस्मीन के लिए। बडिंग कहाँ पे होती है? यीस्ट में होती है। फ्रेगमेंटेशन किसमें होती है? स्पाइरोगारा में होती है। स्पोर फॉर्मेशन किसमें होते हैं? फर्न्स में होते हैं। तो अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं वो सिर्फ़ इसी टेबल से आए हैं। आपको ये बस इतना याद करना है। ये जो है इतना है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको याद करना है, आप लिख लो व्हाटएवर। मैंने आपको दिखा भी दिया कि कैसे होता है। सो रोज़ के लिए आपको क्या करना है? कटिंग मेथड यूज़ करना है।
जैस्मीन के लिए आप लेयरिंग यूज़ करते हो, यीस्ट में आप बडिंग यूज़ करते हो, स्पाइरोगारा में फ्रेगमेंटेशन यानी कि टूटना होता है और फर्न जो है उसमें क्या होता है स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है? पॉलिनेशन को आपको अलग रखना है, पॉलिनेशन जो है वो सेक्सुअल में आता है ना कि एसेक्सुअल में, ठीक है? तो अब हम चलते हैं कहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे तो मैंने आपको इन सब के बारे में बता दिया है, एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल क्या होता है, ओवरी और ओव्यूल। तो अभी आपने क्या करना है, अभी हम ये देखते हैं, व्हाट इज़ बाइसेक्सुअल फ्लावर, व्हाट इज़ यूनिसेक्सुअल फ्लावर? बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं? तो जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक लड़की बहुत वायरल हुई थी, आई थिंक वो किसी उसमें गई है, किसी रियलिटी शो में गई है, वो उसका नाम है आकांक्षा चमोला, हाँ, आकांक्षा चमोला। तो वहाँ पे जाके उसने रिवील किया कि शी इज़ बाइसेक्सुअल मतलब उसको मेल्स भी पसंद है, उसको फीमेल्स भी पसंद है, वो बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल पार्ट भी है, जिसके अंदर फीमेल पार्ट भी है, तो उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होगा या तो उसके अंदर मेल ही होगा या फिर फीमेल ही होगी, उसको हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं, ठीक है? जैसे मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये देखो, तो ये जो प्लांट है, ये देखो, ये वाला जो है, ये क्या है? ये बाइसेक्सुअल है, इसके अंदर देखो एक ही फ्लावर के अंदर इधर आपको मेल पार्ट दिख रहा है, इधर आपको फीमेल पार्ट दिख रहा है, दिस इज़ बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसको हम क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है? जबकि ये देखो ये पौधा 1 है, ये पौधा 2 है। दोनों प्लांट के अंदर इसके अंदर मेल है, इसके अंदर फीमेल है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम यूनिसेक्सुअल करेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल कि इसके अंदर क्या है? मेल है, इसके अंदर क्या है? फीमेल है। इसको हम यूनिसेक्सुअल बोलेंगे, ठीक है? इसको भी हम यूनिसेक्सुअल बोल सकते हैं बट ये एक ही प्लांट के ऊपर है, ठीक है? ये क्या है? ये अलग-अलग प्लांट के ऊपर है फ्लावर और ये क्या है? एक ही प्लांट के ऊपर 2 अलग-अलग फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल क्या होता है। हुँ। तो बाइसेक्सुअल का मतलब होता है हैज़ बोथ स्टेमन एंड पिस्टल यानी कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों हैं। आपने क्या रखना है, आपने इनके एग्ज़ाम्पल याद रखने हैं कि बाइसेक्सुअल के एग्ज़ाम्पल कौन से हैं? मस्टर्ड, रोज़ और पुंसिया। ये किसके एग्ज़ाम्पल हैं? ये आपके बाइसेक्सुअल के एग्ज़ाम्पल हैं। यूनिसेक्सुअल का एग्ज़ाम्पल जो है क्या है? मेज़, पपाया, कुकुम्बर यही पूछे जाते हैं। तो आपको एग्ज़ाम्पल याद होने चाहिए मेज़, पपाया और कुकुम्बर, ठीक है? एमपीसी ये आपको याद रखना है, एमपीसी इज़ द यूनिसेक्सुअल, ठीक है? तो एमपीसी क्या है? यूनिसेक्सुअल है, मेज़, पपाया और कुकुम्बर, ठीक है? पपाया का तो मतलब हमने घर पे भी देखा है कि पपाया के 2 प्लांट्स ही लगाए जाते हैं, एक मेल-फीमेल साथ में, तभी तो पपाया होगा, अदरवाइज़ होगा ही नहीं, है ना? तो पपाया हो गया, मेज हो गया, कुकुम्बर हो गया, तो ये सब क्या है, इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। पॉलिनेशन का मतलब होता है कि एंथर जो है वो इसको समझाया जाएगा आपको एक डायग्राम से। ये देखो, ये आपको दिख रहा है अच्छे से पिंक वाला डायग्राम, ये वाला। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर क्या है, मेल और फीमेल एक में ही है। देखो यहाँ पे आपको मेल पार्ट दिख रहा है एंथर, यहाँ पे आपको फीमेल दिख रही है, ठीक है? तो इसको हम पहले क्या बोलेंगे आप बताओ? तो आप इसको बोलोगे कि इट्स अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है? ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो अब देखो इसी एंथर के पोलन ग्रेन यहाँ से ट्रैवल करके इस स्टिग्मा के ऊपर आ गए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलिनेशन। इसको हम क्या कहते हैं? पोलिनेशन। कि जब पोलन्स जो है वो एंथर से स्टिग्मा के पास आ गए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलिनेशन। ये कौन करा सकता है? हवा करा सकती है, पानी करा सकता है, हम करा सकते हैं, बर्ड्स करा सकते हैं, इंसेक्ट करा सकते हैं, कोई भी करा सकता है, राइट? तो ये उड़ के पानी से, हमारे टच से, इंसेक्ट के टच से, बर्ड के टच से यहाँ पे आ गए। उसके बाद यहाँ पे एक ट्यूब बनेगी, उस ट्यूब के थ्रू यहाँ पे जो मेल गेमेट पोलन ग्रेन आए हैं वो अंदर जाएँगे और इसके अंदर जाएँगे। इसके अंदर जाने के बाद फिर क्या होगा? इसके अंदर क्या है? ओवरी है और ओव्यूल है और एक जाइगोट बनेगा। अब वो कैसे बनेगा? अब आपको बताते जाएगा। लेकिन पहले आप मुझे बताओ कि पहले पॉलिनेशन हुआ या फर्टिलाइज़ेशन हुआ?
फर्टिलाइज़ेशन तो यहाँ पे होगा, पहले क्या होगा, पहले पॉलिनेशन हुआ, उसके बाद अंदर घुस के क्या हुआ, फर्टिलाइज़ेशन हुआ। तो आपने क्या रखना है कि पहले पॉलिनेशन होता है, उसके बाद फर्टिलाइज़ेशन होता है। पहले मेल गैमेट पहुँचे तो ओवरी में, तभी तो फर्टिलाइज़ेशन होगा और पहुँचने के लिए क्या होना चाहिए, पॉलिनेशन होना चाहिए। तो आपने याद क्या करना है, पहले पॉलिनेशन होगा, फिर एक पोलन ट्यूब बनेगी, फिर फर्टिलाइज़ेशन होगा और फिर आपका सीड बनेगा। ठीक है? तो ये बात आपने याद रखनी है। देखो ये तो क्या हो रहा था, एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा था, ठीक है? जब इसी फ्लावर का, एक ही फ्लावर का इसी का मेल इसी की फीमेल से शादी कर लेगा, बच्चा पैदा कर लेगा, तो इसको हम कह देंगे सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है? यानी कि खुद के अंदर ही सेल्फ पॉलिनेशन। आपने वो देखे है ना, अ क्या बोलते हैं उसको, पाकिस्तानी ड्रामा, उसके अंदर क्या होता है, एक ही घर में अ, जो सिब्लिंग्स होते हैं उनकी शादी कर दी जाती है, मतलब वही घर उसका मायका था, वही घर उसका ससुराल है, ऐसे वाला सीन हो जाता है। तो वो क्या है, वो सेल्फ पॉलिनेशन है, यानी कि एक ही जगह पे, सेम जगह पे, वहीं पे मेल है, वहीं पे फीमेल है, वही घर है, वहीं पे शादी हो रही है, वहीं पे बच्चे हो रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है? जबकि अगर आप स्पेशली इंडिया में तो देखोगे, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये वाला सिस्टम चलता नहीं है, ये वाला कल्चर चलता नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इस फ्लावर के पास भी अपने मेल-फीमेल है, इसके पास भी अपने मेल-फीमेल है। लेकिन इसके पोलन को यहाँ से ये जो होता है, क्या बोलते हैं इसको, जो रिश्ते कराता है, कुछ तो बोलते हैं यार उसको। चलो याद नहीं आ रहा। तो जो रिश्ते कराने वाली बुआ, दादी, मासी होती है, वो क्या करती है, वो रिश्ता यहाँ से लेके जाती हैं, इधर का मेल फिर इधर की फीमेल से शादी करता है। तो ये जो क्रॉस हो रहा है, ये जो बॉर्डर जो क्रॉस किए जा रहे हैं, ये जो हरियाणा टू राजस्थान, राजस्थान टू हरियाणा या व्हाटएवर, ये जो बॉर्डर क्रॉस किए जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनाइज़ेशन, कि यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे शादियाँ हो रही हैं 2 फूलों के बीच में। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन, इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं, ठीक है? तो जब ये एक प्लांट है, ये प्लांट दूसरा है, तो 2 प्लांट के बीच में जब ऐसे पोलन ग्रेन एक्सचेंज हो रहे हैं और फिर शादियाँ हो रही हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है? अब मैं आपको एक और चीज़ समझाती हूँ, जिसको आपको ध्यान से समझना है। ये देखो, कंडीशन 1, 1 कंडीशन क्या हो सकती है, सेम प्लांट, मतलब एक ही प्लांट, सेम फ्लावर, फ्लावर भी एक ही, उनके अंदर शादी हो सकती है, उसको भी हम बोलेंगे सेल्फ, ठीक है? ये हो सकता है कि सेम प्लांट है, लेकिन फ्लावर डिफरेंट है। उनके अंदर होगी, उसको भी तो सेल्फ बोलेंगे। यानी अभी प्लांट तो एक ही है ना, प्लांट तो चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर आपका सेम, सॉरी, डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट फ्लावर, तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन, जो अभी हमने बोला, इसको हम कहेंगे क्रॉस पोलिनेशन, इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे, कि अलग प्लांट की बात कर रहे हैं अब हम। ठीक है? तो ये 3 बातें आपने याद रखनी है, कि जैसे मैंने आपको वो भी दिखाया था, डायग्राम भी। यहाँ पे आप देखो कि ये 1 है और ये 2 है। अगर इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, दिस इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि 2 अलग-अलग पौधों के बारे में बात हो रही है। ये एक ही पौधा है और एक ही फ्लावर के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, सेल्फ है ये तो। ये पौधा एक है, लेकिन फ्लावर इसमें 2 अलग-अलग है, लेकिन इसको भी सेल्फ ही बोला जाएगा, क्योंकि अभी तक इसमें अलग पौधे की बात नहीं हो रही है, इसी के अंदर 2 अलग-अलग फ्लावर्स हैं। तो आपने ये वाला डायग्राम जो है, इसको याद रखना है। ये जो पिंक और ब्लू वाला कॉम्बिनेशन है ना, इसको याद रखना, ये आपको काम आएगा, राइट? ठीक है, बस फिर क्या है, फिर तो यही है, पॉलिनेशन होगा, पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर जाएँगे, फिर एक पोलन ट्यूब बनेगी, उसके बाद फिर क्या होगा, फर्टिलाइज़ेशन होगा और फर्टिलाइज़ेशन होने के बाद आपका सीड, ओव्यूल और ये सब बनेंगे। तो अब आपको एक बात और याद रखनी है, कि देखो जाइगोट से तो एम्ब्रियो बनता ही है, ये तो हमें अभी अपने में भी याद है। तो जाइगोट से तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, यानी उसके अंदर क्या होगा, सीड होगा। हमारे अंदर हम बेबी कह देते हैं, तो प्लांट्स के अंदर हम सीड बोल देंगे, ऑब्वियस है। ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, और फ्रूट क्या करता है, फ्रूट हेल्प करता है डिस्पर्सल में। भई सीड को कौन खरीदने जाता है? कोई बोलता है कि आम की गुठली 1 किलो दे दो? क्या बोलते हैं? आम दे दो 1 किलो। आम के आम और गुठलियों के नाम ऐसे बोलते हैं, तो गुठलियाँ जो है आप
वो क्या है, वो सीड का डिस्पर्सल है, कहीं तो आप फेंकोगे उसको, वो वहीं पे ग्रो कर सकता है। तो जो फ्रूट है वो लालच में बनाया जाता है कि इसी बहाने हमारा जो सीड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आपको याद क्या करना है कि ओवरी जो है वो क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है, जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो यानी कि सीड बनाता है और ओव्यूल जो है वो क्या बनाता है, वो भी सीड बनाता है। यानी कि ओव्यूल जो है वो सीड बनाएगा, ओवरी जो है फ्रूट बनाएगी और ये तो नहीं पूछा जाएगा आपसे, इसको आप रहने दो अभी के लिए, कन्फ्यूजिंग मत करते हैं। ये तो नहीं पूछा जाएगा आपसे, आपसे पूछा जाता है कि ओवरी क्या बनाती है और ओव्यूल क्या बनाता है। तो आपने याद रखना है कि आपकी जो ओव्यूल है वो क्या बनाता है, सीड बनाता है। देखो इसमें ई है और इनमें भी ई है, ठीक है? तो ओव्यूल क्या बनाता है, सीड बनाता है और ओवरी में देखो कहीं भी आपको ई लेटर नहीं मिलेगा और फ्रूट में भी कहीं भी ई लेटर नहीं मिलेगा। तो जब मैं बचपन में थी तो मैं ऐसे याद करती थी, अब तो मुझे याद हो गया है। तो मैं आपको अपनी ट्रिक बता रही हूँ कि ओव्यूल ओव्यूल जो है वो क्या बनाता है, सीड बनाता है क्योंकि इधर भी ई आपको दिख रहा है, इधर भी 2 ई आपको दिख रहे हैं। जबकि ओवरी जो है वो क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। तो ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। ओव्यूल जो है वो क्या बनाता है, सीड बनाता है। ये पूछा जाता है इसलिए आपको इतना रटवा रही हूँ, ठीक है? चलो अब मैं आपको इसके बीवाईक्यू करा देती हूँ। ये बहुत क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। ये देखो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लेयरिंग, बेंडिंग ए ब्रांच, बरिंग इन द मॉइस्ट सॉइल यूज्ड इन व्हिच प्लांट, ठीक है? सो अभी हमने ये देखा था, सब कुछ मैं आपको ऐसे याद कराऊँ। देखो ये हमने देखा था अभी कि एक ब्रांच को आप बेंड कर दो और फिर एक नया पौधा निकल जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लेयरिंग कहते हैं, ठीक है? ये हमने अभी देखी थी, जैस्मीन के अंदर लेयरिंग, ये देखो, जैस्मीन के अंदर लेयरिंग हमने अभी देखी थी। तो आपसे यही पूछ रहे हैं। हुँ, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लेयरिंग, बेंडिंग ए ब्रांच यानी एक ब्रांच को बेंड कर दो, उसको सॉइल से ढक दो, तो आपको जो है अ, कौन से पौधे के लिए आप इसे यूज़ करते हो? तो आप बोलोगे क्या? जैस्मीन, चमेली का पौधा। Bisexual flower can show both self-pollination and cross-pollination. Bisexual flower सेल्फ पॉलिनेशन भी शो कर सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन भी शो कर सकते हैं। बताइए? ये देखो ये बाइसेक्सुअल है, ये सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। ये भी बाइसेक्सुअल हैं, लेकिन ये क्रॉस भी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो बात ये तो बिल्कुल ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन अकर ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। सेल्फ पॉलिनेशन सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही हो सकता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में नहीं हो सकता सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। तो अभी तो हमने देखा था ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं, अगर वो एक ही प्लांट पे हैं, तो वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। ये देखो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं, एक ही प्लांट पे हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है? तो ये तो कोई बात नहीं, ये तो बात गलत है। इस ओनली ओनली वाले ऑप्शंस को हमेशा आपने 90% जो है गलत मान के चलना है, ठीक है? तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं होता है। तो ए इज़ ट्रू, बी इज़ फॉल्स। नेक्स्ट, व्हिच इज़ एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इसमें से कौन-सा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है? तो अगर आप देखोगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है वो किसके अंदर होता है? पपाया के अंदर, तो अभी हमने याद किया था। पपाया और मेज, पपाया, मेज और कुकुम्बर, ठीक है? मस्टर्ड, रोज़ और पंसिया में क्या होता है आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया बाइसेक्सुअल, यहाँ पे भी बाइसेक्सुअल, यहाँ पे भी बाइसेक्सुअल। ओके, तो आपको इसमें बतानी है कौन-सी स्टेटमेंट करेक्ट है। कॉर्न, पपाया और कुकुम्बर यूनिसेक्सुअल होते हैं। पपाया यूनिसेक्सुअल, कुकुम्बर यूनिसेक्सुअल अभी देखा था हमने, ये बात बिल्कुल ठीक है। मस्टर्ड, रोज़ और पिनसिया एमआरपी ये भी हमने देखा था बाइसेक्सुअल है, ये बिल्कुल ठीक बात है। ओवरी हैज़ वन मोर देन वन ओव्यूल, हाँ, हो सकते हैं वन देन मोर ओव्यूल, जैसे वाटरमेलन में हमें इतने सारे बीज देखने को मिलते हैं, तो ये बात ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइज़ेशन ओव्यूल
ठीक है? निषेचन के बाद जो ओव्यूल है उससे फल बनता है, तो ओव्यूल से फल बनता है यानी कि फ्रूट बनता है, तो क्या बात ये ठीक है आप बताओ? ओव्यूल से फ्रूट बनता है क्या? ओव्यूल से क्या बनाया था हमने? ओव्यूल से तो हमने सीड बनाया था, फ्रूट तो ओवरी से बनाया था, तो ये तो गलत बात हो गई, राइट? तो ये जो है आपका S4 जो है वो गलत होना चाहिए। देखो S4 गलत, S4 गलत, S4 गलत, तो हमारा ऑप्शन ही ठीक आ गया। अगर आपको एक भी स्टेटमेंट पता है कि ये गलत है, तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। अगेन आपको फिर क्या करना है, मैच द फॉलोइंग है, तो रोज़ के अंदर हम क्या करते थे, कटिंग कर देते हैं। अगर रोज़ कोई हमें ला के देता है, हम सोचेंगे मुरझा जाएगा तो हम उसे कट करके अपने पौधे में लगा लेते हैं। यानी कि ए विद 4 2 ऑप्शन कट कर दो। ये स्पाइरोगायरा के अंदर क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। सी विद 2, सी विद 3, तो ये गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन ही निकल आया इससे तो। करेक्ट ऑप्शन व्हिच इज़ नॉट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कौन-सा इसमें से एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है? तो बडिंग है एसेक्सुअल, स्पोर फॉर्मेशन एसेक्सुअल है, फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल है, लेकिन पॉलिनेशन में तो क्या है, मेल और फीमेल दोनों है, पोलन ग्रेन आते हैं, स्टिग्मा के ऊपर आते हैं। तो ये तो क्या है, ये तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट हो गया, ठीक है? ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन-सी बात ट्रू है? सही बात बतानी है हमें। तो 2 प्लांट्स आर एसेंशियल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 प्लांट चाहिए, ओके। ओनली इंसेक्ट डू द पॉलिनेशन, अभी मैंने आपको बताया था ओनली वाले ऑप्शन को गलत ही मान कर चलना है 90%। सिर्फ पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट कर सकते हैं, हवा नहीं कर सकती, पानी नहीं कर सकता, बर्ड्स नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो S2 तो एकदम ही गलत है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑटोमेटिक हमारा ऑप्शन सही हो गया। ये देखो S3 एंड S4, फर्टिलाइज़ेशन अकर ओनली आफ्टर द पॉलिनेशन, हाँ, पहले पॉलिनेशन होगा, उसके बाद क्या होगा? फर्टिलाइज़ेशन होगा, बिल्कुल सही बात है। प्लांट्स आर प्लांट्स जो है वो बीज से बनते हैं, तो ठीक है, ये बात सही है, इसको हम गलत नहीं कर सकते, बात ठीक है। तो S4 भी ठीक है, यानी कि S3 और S4 दोनों ठीक हैं। 2 प्लांट्स आर एसेंशियल, 2 प्लांट्स चाहिए ही चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, क्या ये ज़रूरी है? नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन भी तो होता है, तो एक प्लांट से भी हो सकता है। एक प्लांट के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हो सकते हैं, एक ही प्लांट के अंदर 2 मेल और फीमेल दोनों तरह के फ्लावर हो सकते हैं, तो 2 प्लांट चाहिए ही चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। तो S1 भी क्या हो गया? गलत हो गया, तुम्हारा जो सही ऑप्शन है वो क्या है? S3 एंड S, तो ये जो सारे ही क्वेश्चन्स हैं, ये हमारे क्या हैं? PYQ हैं, कोई भी अपने मन से नहीं बनाया गया है। और अब आपको मेरे को बताना है कि क्लास कैसी लगी? ऑल्दो आज मैंने सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व कराए हैं, बट मैं ऐसा सोच के चलती हूँ, मान के चलती हूँ कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन खुद ही सॉल्व किए होंगे और मतलब करोगे। आप लोग ये क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करोगे और अभी जो भी क्वेश्चन्स होंगे सारे पीवाईक्यू बेस होंगे और आप मुझे बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, स्पेशली वो बच्चे जिनको जिनके लिए बायो नहीं है। बायो के बच्चों के लिए तो आई नो इट्स ईज़ी, ये उनके लिए हलवा ही है, बट कोई नहीं, फिर आपके लिए फिज़िक्स हलवा नहीं है, केमिस्ट्री हलवा नहीं है, तो इट्स ओके। बट जो बच्चे बायो के नहीं हैं, वो मुझे प्लीज़ बताइए कि आपको कैसा लगा? क्योंकि इतनी सारी जो मेहनत मैंने की है, वो सिर्फ़ आपके लिए की है। ये बायो वाले बच्चों को तो मैं वो जो वन लाइनर पढ़ा देती, तो उससे भी इन लोगों का तो हो जाता, मुझे पता है। और बाकी आप पीवाईक्यू का लेवल बता सकते हैं कि पीवाईक्यू का लेवल कैसा है? अब पेपर जो है काफ़ी काफ़ी टफ़ बन रहा है, तो तैयारी भी टफ़ करनी पड़ेगी, ईज़ी से तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर द सेशन और आप प्लीज़ अपने कमेंट्स में जो भी आपके फीडबैक्स हैं, जो भी आपके कमेंट्स हैं, वो ज़रूर शेयर करो। थैंक यू सो मच।